लेट्स डू सम क्रेजी स्टफ। 3 आरटीपी 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे सॉल्व करना। लेट्स सिंप्लीफाई डीटी इन दिस वीडियो एंड सॉल्व करते हैं 3 आरटीपी विच इज मई 25, सितंबर 25 एंड जैन 26 के सीए फाइनल डीटी के आरटीपीस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने किसी एक दोस्त के साथ इसको जरूर शेयर करना ताकि ये कंटेंट ज्यादा लोगों के पास जा सके। सर, कोशिश रहेगी कि जितने भी ट्रिकी पॉइंट है उन सबको आराम से डिस्कस कर ले। जो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज है उनके भी इंट्रिकेट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूं ताकि आप कभी अगर आरटीपी को देखो तो आपको नया ना लगे, सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लगे। कुछ अमेंडमेंट जो टेस्ट किए गए वो भी आपसे आराम से बच जाए। जैन 26 का आरटीपी आ जाओ इंटीग्रेटेड केस स्टडी नंबर 1 पे। देखो, इंटीग्रेटेड केस स्टडी 1 में क्या है, देखो मोटा मोटा एक पर्सन के यहाँ पे ना सर्च हो जाती है। सर्च और दो सर्च के दौरान उसका कुछ एसेट्स मिल जाते हैं। सर्च के बाद कुछ और पेपर मिलते हैं। उसके अलावा ये जो महाशय है कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बाय भी कर रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ शेयर्स का बाय बैक हो रहा होता है। 3-4 टॉपिक्स का टेस्ट किया गया। सबसे पहले एमसीक्यू में पूछा गया, देखो मिस्टर जीवन और मिस्टर श्याम ने दोनों ने मिलकर एक घर खरीदा हुआ है। एक ने 35 लाख का पैसा दिया, दूसरे ने 35 लाख का पैसा दिया। कुल मिला के दोनों ने मिला के 70 लाख रुपीस का घर खरीदा हुआ है। सवाल आता है क्या 194 आईए में टीडीएस काटना पड़ेगा? काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा? हाँ सर, काटना पड़ जाता है। 194 आईए में एक अमेंडमेंट आया था कि कभी भी अगर आप पेमेंट करते हो तो सारे बायर्स की लिमिट को क्लब किया जाता है, फिर टीडीएस काटा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है ब्लॉक पीरियड कौन सा बनता है? अगर मैं आपको बताऊं, ब्लॉक असेसमेंट के लिए सर्च के केसेस में ब्लॉक पीरियड कौन सा होता है? जिस साल में सर्च हो रही होती है उस साल में 1 अप्रैल से लेके कंक्लूजन ऑफ सर्च तक की डेट, 1 अप्रैल से लेके कंक्लूजन ऑफ द सर्च की डेट प्लस पिछले के 6 साल ये आपके ब्लॉक पीरियड बन जाते हैं। हमारे केस में सर्च कंक्लूड हो रही 18 दिसंबर को, प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होता है प्लस पिछले 6 साल। हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं बात कर रहे हैं सर। सर्च चालू हो जाती तो क्या क्या चीज सर्च हो जाती है हमारे साथ, कभी कभी हमारे आगे सर्च 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 होती है। तो अब हमारा असेसमेंट पिछले 6 साल का प्लस जो ईयर ऑफ सर्च इनका साथ में होता है, पूरा ब्लॉक असेसमेंट साथ में होता है। अगर कभी ब्लॉक असेसमेंट होता है तो अगर किसी ब्लॉक पीरियड में किसी साल का कोई असेसमेंट पेंडिंग है वो अबेट कर जाता है। यस, कोई भी ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट अगर पेंडिंग है वो अबेट कर जाता है। हाँ सर, अबेट कर जाएगा। इन एडिशन टू दैट, जो भी हमारी ब्लॉक पीरियड की इनकम निकल के आती है, अनडिस्क्लोज इनकम निकल के आती है, उस पर 60% टैक्स लगता है प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एजुकेशन सेस लग जाता है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर 1 और 4 हमारा सही बन जाता है। ये बताता है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बन जाएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या बात करता है, कभी भी मान लो अगर हमारे यहाँ पे सर्च होती है, सर्च होने के बाद अपने पास एक नोटिस आता है जिसके नोटिस के रिस्पॉन्स पे अपने को एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। 158 बीसी का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब जब भी नोटिस आए ना, उसके नॉर्मली 60 दिन के अंदर अपने को रिटर्न फाइल करना पड़ जाता है। अगर 60 दिन से डिले करते तो क्या होता है, कहता है 61st डे से लेके कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक मेरे ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है 1.5% का। 1.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लग जाता है। बस यही पॉइंट है। फोर्थ 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 एमसीक्यू पूछता है कि अगर आपने टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल किया तो 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा ऑन अनडिस्क्लोज इनकम पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ 61st डे से लेके टिल द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। बस यही बात कह के चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो मिस्टर जीवन करके कोई इंसान है, उसके पास कुछ 500 शेयर्स रखे हुए थे। 500 शेयर्स का बायबैक हो जाता है। सर, कभी भी अगर बायबैक हो जाता है, जितना भी अपने को पैसा मिल रहा है ना, 1250 रुपए पर शेयर का पैसा मिल रहा है ऑन 500 शेयर, यानी 6,25,000 रुपीज का 222F में डीम्ड डिविडेंड बनेगा मिस्टर जीवन के हाथ में। इन एडिशन टू दैट 500 शेयर्स पे जो 200 रुपए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बन जाता है। क्या सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मिनट में 3 मिनट में पूरा सॉल्व कर लिया अच्छे से। मस्त, सारे कंसेप्ट कवर हो गए। अगर कंसेप्ट कवर हो जाते हैं तो तुम सब्सक्राइब नहीं करते ना चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करते तो इधर 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 दर्द होता है। ओके चलो ठीक है सर, ठीक है ठीक है। फिर एक अमित वर्मा का कोई क्वेश्चन है, बोलता है एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट करके कुछ है, उसके पास उसकी कुछ कंसल्टेंसी की इनकम है, उसके अलावा उसने कोई कार खरीद रखी है, मतलब उसके अलावा उसने टीडीएस वीडीएस कुछ नहीं काटा हुआ है, उसका कुछ कुछ तो भी टीडीएस से रिलेटेड बात है। तो यानी 4-5 पॉइंटर्स दे रखे हैं। उससे अमित वर्मा का रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। अगर अमित वर्मा की रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूंगा ना, तो इंडिया में सिर्फ 1-1 महीना ही रहता है वो, तो क्लियर कट नॉन रेसिडेंट बन जा रहा है। क्लियर कट नॉन रेसिडेंट है अमित वर्मा का केस में, सीधे बनेगा। लेकिन कहता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो, इंडियन सिटीजन नहीं है। इंडियन सिटीजन नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है प्लस नॉन रेसिडेंट है। तो क्या ये डीम्ड रेसिडेंट बन सकता है? देखो एक कंफ्यूजन पॉइंट है, कभी भी डीम्ड रेसिडेंट आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन डीम्ड रेसिडेंट नहीं बनता है। इंडियन सिटीजन
जो कि कहीं पे भी नॉन रेसिडेंट नहीं हो पा रहा है, प्लस उसकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा की है, तो वो डीम्ड रेसिडेंट बनता है। तो भैया ये अमित वर्मा कभी भी डीम्ड रेसिडेंट नहीं बनेगा, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होने का, कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है। बाकी अदरवाइज़ आप क्वेश्चन रीड करोगे, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भैया ये नॉन रेसिडेंट बन के चल रहा है। सर, एक सवाल है देखो, एक कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल किया करके है। किया ने कार सेल की किसी नॉन रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट कार सेल की। कितने की? 11 लाख रुपए की कार सेल कर ली। अगर कभी भी कोई कंपनी कार सेल करती है, किसी पर्सन को सेल करती है, तो एक सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है 206(c)(1)(f) करके। टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है एट द रेट 1%। सर ये रेसिडेंट के केस में था कि नॉन रेसिडेंट केस में था? दोनों ही केसेस में था। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि नॉन रेसिडेंट के लिए टीसीएस नहीं कलेक्ट करना होता। नॉन रेसिडेंट से भी कलेक्ट करेंगे टीसीएस, और यहाँ पे यही रेसिडेंट से भी कलेक्ट करना है और नॉन रेसिडेंट से भी कलेक्ट करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर बन जाता है। अमित वर्मा जी की इनकम कौन-सी है? देखो, इसके पास कुछ प्रोफेशनल इनकम थी 9 लाख रुपए की, 2.5 लाख का डिडक्शन था क्योंकि 2.5 लाख के खर्चे थे। इस पे टैक्स कितना लगेगा? स्लैब रेट से टैक्स लगेगा क्योंकि अल्टीमेटली प्रोफेशनल इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। अमित वर्मा जी के हाथ में डिविडेंड भी है, डिविडेंड इनकम है। एक नॉन रेसिडेंट के हाथ में डिविडेंड इनकम किस रेट से टैक्सेबल होती है? नॉन रेसिडेंट के हाथ में डिविडेंड किस इनकम से टैक्सेबल होती है? 20% टैक्सेबल होती है। रेंटल इनकम है 18 लाख रुपए की। अगर नॉन रेसिडेंट को रेंटल इनकम हो रही है तो 30% डिडक्शन तो मिलता ही मिलता है ना। इंडियन को भी मिलता है, रेसिडेंट को भी, नॉन रेसिडेंट को भी मिलता है। तो 70% टेक के टैक्सेबल करवाएंगे और स्लैब टैक्सेबल करवाएंगे। प्लस इन एडिशन टू दैट इन अमित जी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए होता है, 23 जुलाई के बाद होता है, 1,90,000 रुपीज का होता है, ये 20% टैक्सेबल होगा। जब आप इन चारों को टोटल कर लोगे तो 23,15,000 रुपीज की आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। इस पे टैक्सेस निकालोगे प्लस 4% एजुकेशन सेस निकालोगे तो 3,57,760 रुपीज का आपका आंसर भी आ जाएगा। इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था। सबसे बढ़िया पॉइंट इसमें था, लोग क्या करते हैं, एक नॉन रेसिडेंट है ना तो उस पर डिविडेंड 20% से टैक्सेबल होना चाहिए, ये गलती कर जाते हैं। इस पॉइंट का बस आप छोटा सा ध्यान दे देना। अब एक सवाल आया, मिस्टर अमित वर्मा जी ने अपना रिटर्न फाइल कर लिया, ठीक है, रिटर्न फाइल कर दिया। अब रिटर्न फाइल करने के बाद इनको लग रहा है कि यार मेरा टीडीएस क्रेडिट क्लेम करना रह गया, अभी टीडीएस क्रेडिट क्लेम करना है, क्लेम करना रह गया। वर्मा जी क्या बोलते हैं, एक काम करता हूँ, एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लेता हूँ और क्रेडिट को क्लेम कर लेता हूँ। क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो और रिफंड ले सकते हो? सरकार ने क्लियर कट मना कर रखा है। 24 मंथ्स हो चुके हैं, नहीं हुए हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो। इसलिए पॉइंट नंबर ए आपका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 तो और ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है। ये क्या बोलता है देखो, एक आईएफएससी का सेलर है, ठीक है? और एक दूसरा बायर है देखो। एक आईएफएससी का सेलर है और एक दूसरा बायर है। सेलर का टर्नओवर ग्रेटर देन 10 करोड़, बायर का टर्नओवर भी ग्रेटर देन 10 करोड़। गुड्स सोल्ड 63 लाख रुपीस के हैं। सर देखो, कभी भी अगर बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होता है, सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ ज्यादा का होता है ना, इस केस में टीडीएस काटना पड़ जाता है बायर को। 194 क्यू में टीडीएस काटना पड़ता है, यस। लेकिन यार ये 194 में टीडीएस काय को काटे? एक आईएफएससी में लोकेटेड पर्सन अगर 80 एलए का डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो इसका तो टीडीएस कटने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना। काय को टीडीएस कटेगा? इसलिए 194 क्यू में टीडीएस नहीं काटना होता है इसका। इसका 206 सी 1 एच में टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा। ये जो आईएफएससी सेलर है ना, इट विल कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम दिस अदर बायर। यानी 194 क्यू भी लग रहा है, 1 एच भी लग रहा है, लेकिन जो सेलर है ये आईएफएससी में लोकेटेड है, तो इसका टीडीएस तो नहीं काट सकता ना, इसलिए सेलर के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि ये टीसीएस कलेक्ट करेगा। इतना सा यहाँ पे पॉइंट आपको कवर मिलने वाला है। इसके बाद ये क्या क्वेश्चन था? सर ये तो अतरंगी सा क्वेश्चन था। ये कहता है, मान लो अगर आपका मान लो मर्जर हो जाता है, ठीक है? तो मर्जर के बाद क्या होता है? मर्जर के बाद असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में क्या प्रोविजन है? देखो ये कहता है कि असेसिंग ऑफिसर ना पूरा असेसमेंट ऑर्डर आपके मॉडिफाइड रिटर्न के बेसिस पे काम करेगा। एसएससी के सर पे ऑब्लिगेशन रहता है कि जैसे ही मर्जर कंप्लीट हुआ उसके 6 महीने के अंदर आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये एक छोटा सा ऑब्लिगेशन रहता है एसएससी के ऊपर। जहां मर्जर आपने कर लिया, वहां पे आप एक 6 महीने के अंदर मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर लो। जैसे ही आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करोगे ना, जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपका असेसमेंट इस मॉडिफाइड रिटर्न के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर रिवाइज कर देगा। इस मॉडिफाइड रिटर्न के बेसिस पे अपना ऑर्डर या तो रिवाइज कर देगा या तो असेसमेंट पेंडिंग है तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है अपना, ज्यादा ध्यान देने वाला है नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा एमसीक्यू था। अब क्वेश्चन नंबर 13 सीधे हमारे क्वेश्चन आंसर चालू हो जाते हैं। इन क्वेश्चन आंसर में क्या खास बात है, इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट की चर्चा करूंगा, समझना आराम से। नोआ मोशंस करके, अच्छा ये नोट्स चाहिए ना, ये सारे के सारे जो हैंड रिटन एनोटेड नोट्स चाहिए ना, ये तीनों के तीनों का एक पीडीएफ बना के मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं आए हो तो आ जाओ, जरूर आ जाओ, बहुत बढ़िया कंटेंट मैं वहां शेयर कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? नोवा मोशंस एक कंपनी के बारे में है जिसमें अपने को टोटल इनकम निकालनी पड़ती है। यहाँ पे टोटल इनकम आपको रेगुलर रेजीम से भी निकालनी है और 115 बीएए के अकॉर्डिंग निकालनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला एडजस्टमेंट, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया। पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन क्या अलाउड होता है कि डिसअलाउड होता है? सर दोनों ही केसेस में डिसअलाउड होता है, दोनों को ही एड बैक करना पड़ेगा, भले ओल्ड रेजिम हो या 115 बीएए है, दोनों ही केसेस में डिसअलाउ होगा। लेकिन अगर आप ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हो तो 80 जीजीबी में आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 115 बीएए में 80 जीजीसी में 80 जीजीबी में डिडक्शन नहीं मिलता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब फिर आता है 6,18,000 रुपीज का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस पे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। यार देखो कभी भी अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का कैपिटल गेन होता है तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटा के कहाँ लेके जाएंगे? हम हटा के लेके जाते हैं कैपिटल गेन हेड में। लेकिन ध्यान देना, लोग गलती कर देते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं, 1.25 लाख रुपए माइनस करने के बाद हम टैक्सेबल करवाते हैं। ऐसा नहीं करना अपने को। जो कैपिटल गेन है ना वो तो एज इट इज चला जाएगा, कैपिटल गेन तो 6,18,000 एज इट इज जाएगा। जब हम टैक्स निकालते हैं ना, टोटल इनकम निकालने के बाद जब टैक्स निकालते हैं तो 6,18,000 माइनस 1.25 लाख करेंगे और उसके बाद हम उस पर 10% 12.5% जो भी टैक्स है वो लगाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी 1.25 लाख का बेनिफिट टोटल इनकम कंप्यूटेशन में नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन में मिलता है। फिर 2 लाख का हेजिंग से रिलेटेड लॉस है। कभी भी अगर हेजिंग से रिलेटेड लॉस होता है विद रिस्पेक्ट टू एन एसेट, हमेशा उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करते हैं, उस पे डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया जाता है, उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अगर मान लो कोई कंपनी है, कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग लोन पड़ा हुआ है और आउटस्टैंडिंग लोन पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी पड़ा हुआ है। अब इस कंपनी ने क्या किया, इस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा दिया। एक बात बताओ, अगर आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा देते तो क्या ये पेमेंट माना जाता है? सर इट अमाउंट्स टू पेमेंट। 43B में ऐसा बोला गया है, प्लस एक फ्रंटियर्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का एक जजमेंट भी है तेलंगाना हाई कोर्ट का जनवरी 26 के लिए आया हुआ है जुडिशियल अपडेट्स में, कि अगर आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी में कन्वर्ट करवा देते हो इट अमाउंट्स टू पेमेंट अंडर 43B और इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इतना ये पॉइंट यहाँ पे कहता है। एक कंपनी है, छोटी सी कुल्लो पुल्लो सी कंपनी है, इसी कंपनी ने एक लोन लिया हुआ है। लोन कब लिया? 1 जून 2024 को लिया। कब तक के लिए लिया? फर्स्ट, अच्छा लोन चल रहा है, लोन चल ही रहा है, ठीक है, अभी तक लोन आउटस्टैंडिंग है। 1 जून को लोन लिया है, किसके लिए? एसेट के लिए। अब देखो एसेट के लिए कभी भी अगर आप लोन लेते हो ना, तो जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होता तब तक के लिए अपने को उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ता है। इसने क्या किया हुआ है, इसने साल भर का इंटरेस्ट पे ही नहीं किया है, तो पहले तो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, जितना भी अनपेड इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ हो जाता है। लेकिन प्रोविजन कहता है कि जितना भी पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है ना, इसको अपने को कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना पड़ता है, और यही ऐड किया हुआ इंटरेस्ट ना, इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने करवा रखा है, चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक प्रोविजन आता है, अगर आप किसी साइंटिफिक रिसर्च वाले ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन करते हो, ये अलाउड एक्सपेंडिचर होता है। सर ओल्ड रेजिम में इट इज अलाउड, लेकिन अगर 115 बीडे वाले की बात करोगे इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ऐसा पॉइंट कहके चलता है। ओए होए 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 होए, बहुत ही बढ़िया पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट। क्या पॉइंट कहता है समझना, कहता है आपने 18.5 लाख रुपीस की सेल रिकॉर्ड की, इसमें आपको बैड डेट हो गया 11 लाख रुपए का, यानी कुल मिला के अभी 7.5 लाख रुपीस आपको रिसीवेबल है। यस, 18.5 लाख की सेल हो गई, 11 लाख आपने बैड डेट क्लेम कर लिया, आपका 7.5 लाख रिसीवेबल है। आपको रिसीव कितना हो गया? 9.8 रिसीव हो गया, यानी 2.3 लाख रुपीस एक्सेस रिसीव्ड हो चुका है। 2.3 लाख रुपीस हमको ज्यादा मिल गया, एक्सेस में पैसा मिल गया है। हाँ सर एक्सेस में मिल चुका है, इसका क्या करेंगे? क्या करूं इसका? सर इसको मेरे को टैक्सेबल करवाना चाहिए, लेकिन हमारे अकाउंटेंट महाशय ने 9.8 लाख को टैक्सेबल करवा दिया। उए 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 करके रो रहा हूं मैं। 2.3 लाख टैक्सेबल होना चाहिए था, अकाउंटेंट महाशय ने 9.8 टैक्सेबल करवा दिया, तो क्या करेंगे? 7.5 लाख को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। यही एडजस्टमेंट बनेगा, बहुत ही खूबसूरत एडजस्टमेंट, बहुत ही खूबसूरत एडजस्टमेंट है ये। फिर छोटा सा था, आपने एमएसएमई सप्लायर को पेमेंट किया, लेकिन टाइम रहते पेमेंट नहीं किया, क्या डिसअलाउ होना चाहिए? हाँ सर डिसअलाउ होना चाहिए, लेकिन कभी पीएनएल में उस खर्चे को लेके ही नहीं गया तो फिर काहे को डिसअलाउ होगा? सर उस केस में डिसअलाउ नहीं होता है। ये छोटा सा पॉइंट है, इतने पॉइंट्स को अगर आप कंप्लीट कर लोगे ना, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर एक ट्रस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, ट्रस्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन 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 पूछा गया, तो अगर एक कोई नॉर्मल ट्रस्ट है ना, वो चाहे तो बिजनेस भी कर सकती है, लेकिन उस बिजनेस का ना एंसिलरी होना जरूरी होता है। ठीक है, एंसिलरी अगर बिजनेस है तो इट इज अलाउड, ट्रस्ट को अलाउड होता है वो करना। लेकिन सर अगर कोई भी ट्रस्ट है
वो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का काम कर रही है, यानी पानी पिलाने का काम कर रही है, साइकिल चलाने का काम कर रही है, साइकिल सिखाने का काम कर रही है, स्विमिंग सिखाने का काम कर रही है, ऐसा कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी का काम है। इसमें कभी भी अगर ये लोग बिज़नेस करते हैं ना, तो बिज़नेस रिसीट्स होती है ना, वो अप टू 20% ऑफ टोटल रिसीट्स होनी चाहिए। तो टोटल रिसीट्स का 20% ही बिज़नेस रिसीट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिज़नेस रिसीट शुड बी अप टू 20% ऑफ द टोटल रिसीट्स, इतना होना चाहिए। सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और छोटा-सा पॉइंट आता है। सर एक ट्रस्ट है जो कि 12 एबी में रजिस्टर्ड है, पानी पिलाने का काम करती है। एक और ट्रस्ट है दूसरी वाली जो भी 12 एबी में रजिस्टर्ड है, ये भी पानी पिलाने का काम करती है। दोनों अपने आप को मर्ज करना चाहते हैं। क्या ये रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा? अगर 2 ट्रस्ट है, दोनों पानी पिलाने का काम कर रही है, दोनों ही रजिस्टर्ड है, अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा? राइट आंसर इज यस, इट विल बी वैलिड मर्जर प्रोवाइडेड दोनों के ऑब्जेक्टिव्स सेम हों। टीडीएस से क्वेश्चन में क्या खास पूछा गया? देखो, अगर कभी भी कोई लॉटरी का कमीशन पे करे, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, गोल्डन लॉटरी करके कोई कंपनी है, ये लॉटरी कमीशन का पे कर रहा है। लॉटरी कमीशन पे टीडीएस कितना रहता है? 194 जी में टीडीएस काटना पड़ता है। देखो 30th सितंबर तक अगर आप पेमेंट कर देते हो तो 5% से काटना पड़ता है। 1st अक्टूबर से पेमेंट कर देते हो तो 2% काटना पड़ता है। यही इसमें टेस्ट किया गया था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी टेस्ट नहीं किया गया। फिर इसमें 194 एस पूछा गया था एक स्टार्टअप करके। ये बायर और सेलर को मिलाता है। ये बायर है क्रिप्टो करेंसीज का, ये सेलर है क्रिप्टो करेंसीज का। बायर ने पेमेंट किया सेलर को, बायर ने पेमेंट किया सॉरी क्रिप्टो एक्सचेंज को, क्रिप्टो एक्सचेंज पेमेंट कर रहा है इससे सेलर को। सर क्रिप्टो एक्सचेंज जब भी पेमेंट करेगा तो 194 एस में टीडीएस काटने के बाद पेमेंट करेगा। और कितना टीडीएस काटेगा? कहता है सेल्स कंसिडरेशन का 1%, सेल्स कंसिडरेशन का 1% टीडीएस काटना है यहाँ पे। इतना सा यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे आपको देखना है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि परचेज प्राइस 1 लाख रुपए की है, प्रॉफिट हो गया 3 लाख 47,504 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो टीडीएस आपको काटना पड़ेगा 4,47,504 पे। एक्चुअल में सेल्स वाले पे टीडीएस काटना होता है, इसलिए ये देखना जरूरी है अपने लिए। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बात करता है? नंबर 16 छोटी सी बात करता है, क्या बोलता है? बोलता है कि अगर कभी भी एक स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट किया गया एसएससी के खिलाफ, मान लो राहुल के खिलाफ एक स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट किया गया, अब मान लो राहुल फुल्ली कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन मेरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बिल्कुल बेकार सा है, वो काम ही नहीं करना चाहता है, बिल्कुल ऑडिट करवाने आता ही नहीं है। देखो मैं तो ऑडिट करवाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करवाने आया ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? असेसिंग ऑफिसर ने मेरे खिलाफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया। क्या असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा? राइट आंसर इज नो, इट इज इनवैलिड। अगर कभी भी मैं ऑडिट करवाना चाह रहा हूँ लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती है, तो भैया मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट काहे को? मेरी गलती थोड़ी है, नया चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करो ना। ऐसा ही इस क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाला है। कई बार क्या होता है देखना, मान लो मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया 15 लाख का, रिटर्न प्रोसेस हो गया 25 लाख का, मेरी इनकम प्रोसेसिंग में 10 लाख से बढ़ा दी गई। फिर मेरे स्क्रूटनी हुआ, स्क्रूटनी मेरी इनकम 25 लाख थी, 40 लाख यानी 15 लाख और बढ़ा दी गई। फिर मेरा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुआ, इनकम फिर 20 लाख बढ़ा दी, 60 लाख कर दी गई। यानी फाइल किया 15 लाख, प्रोसेस हुई 25 लाख, स्क्रूटनी में 40 लाख और इनकम एस्केपिंग में हो गई 60 लाख रुपीज। प्रोविजन कहता है कभी भी अगर आपकी इनकम बढ़ाई जाती है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, जो प्रोसेसिंग में इनकम का इंक्रीमेंट होता है ना, ये कभी पेनलाइज नहीं होता है, इस पे कभी पेनल्टी नहीं लगती। ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, इस पे कभी पेनल्टी नहीं लगती। सर ठीक है, इतना सा बस पॉइंट है। अगर कभी अपने को पेनल्टी वेव ऑफ करवाना है तो क्या होता है? मान लो अगर अपने को चाहिए, पेनल्टी से अपने को इम्यूनिटी चाहिए तो क्या करें? देखो कभी भी अगर रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर होता है ना, तो आप पेनल्टी से वेवर मांग सकते हो। 30 डेज के अंदर चले जाओ, पेनल्टी सॉरी अपना जो टैक्सेस है वो पे कर लो, अपील वगैरह रखी उसको विड्रॉ कर लो, आपको पेनल्टी से वेवर दे देगा। ध्यान देना, एक अंडर रिपोर्टिंग की जो गलती रहती है ना, इस पे जो 50% वाली पेनल्टी लगती है ना, इस पे वेवर मिलता है। लेकिन अगर मिस रिपोर्टिंग वाली गलती और 200% पेनल्टी लग गई तो इसमें वेवर नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। डन जी, यस जी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात करते हैं देखो, डेल्टा ग्लोबल लिमिटेड एक 44 सी का क्वेश्चन, 44 सी म्हणजे हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का क्वेश्चन। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस में अपने को क्या चाहिए होता है सर? एटीआई में 5 एडजस्टमेंट्स करते हैं। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितने अलाउ होते हैं? एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस और 5% ऑफ एटीआई कितना होता है? एटीआई अगर मान लो कभी नेगेटिव आ जाती है, तो अपने को पिछले 3 साल का एवरेज लेना पड़ता है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, करंट फाइनेंशियल ईयर के पिछले 3 साल का एवरेज लेना पड़ता है। एटीआई ऑफ पिछले 3 साल का मुझे निकालना पड़ेगा। अब एटीआई निकालते कैसे हैं सर? एटीआई के लिए अपने को टोटल इनकम चाहिए होती है और इसमें करने पड़ते हैं 5 एडजस्टमेंट्स। याद है 5 एडजस्टमेंट? हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस में बैठ के फैमिली प्लानिंग का डिडक्शन लेके बफेलो उड़ गई। याद है ये निमोनिक? हेड ऑफिस में बैठ के फैमिली प्लानिंग का डिडक्शन लेके बफेलो उड़ गई।
याद आ रहा है कि भूल गए? हेड ऑफिस में फैमिली प्लानिंग का डायरेक्शन लेके बफेलो उड़ गई। तो इसमें क्या-क्या करना पड़ता है? हेड ऑफिस का खर्चा जो डला हुआ है ऐड बैक करना पड़ेगा। फैमिली प्लानिंग का खर्चा जो कैपिटल वाला है वो ऐड करना पड़ेगा। डिडक्शंस अगर चैप्टर 6 से डले हुए हैं इसको ऐड बैक करने पड़ेंगे। अगर कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है इसको ऐड करना पड़ेगा। कोई अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है इसको ऐड करना पड़ेगा। यानी टोटल इनकम में तो अपने को डेप्रिसिएशन करंट ईयर ऐड करना है क्या? देखो करंट ईयर डेप्रिसिएशन कभी ऐड नहीं होता। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ये ऐड होगा। चैप्टर 6 से डिडक्शन है ये ऐड हो जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऐड हो जाएगा। करंट ईयर लॉसेस ऐड होते हैं क्या? करंट ईयर लॉसेस कभी भी ऐड नहीं होते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है इसको ऐड करना पड़ेगा। वीआरएस का खर्चा ऐड होता है क्या? सर वीआरएस का खर्चा ऐड नहीं होता, लेकिन हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं। जहां इनको आप टोटल करोगे डिवाइड बाय 3 करोगे आपकी एटीआई आ जाएगी। इस एटीआई का 5% आपका अलाउड एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब सेफ हार्बर रूल्स का क्वेश्चन नंबर 19। सेफ हार्बर रूल्स के क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया 3 टाइप के बिजनेसेस। सबसे पहला बोलता है कि अगर आप प्रोविजन फॉर सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज किसके लिए होती है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में आपको 200 करोड़ का अगर ट्रांजैक्शन है तो 17% डिक्लेयर करना पड़ता है। 100 से लेके 300 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है तो 18% डिक्लेयर करना पड़ता है। हमारे केस में ट्रांजैक्शन 99 करोड़ का यानी 17% डिक्लेयर करना चाहिए। यहाँ पे कितना डिक्लेयर किया हुआ है? 8 करोड़ आउट ऑफ 50 करोड़, दैट मीन्स 16% डिक्लेयर किया हुआ है, यानी इसमें सेफ हार्बर रूल्स नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा, आप डेटा प्रोसेसिंग की सर्विसेज दे रहे हो। डेटा प्रोसेसिंग सर्विस अगर मैं आपको बताऊं तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज रहती है। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इसमें ना आपको कितना ऑफर करना पड़ता है? फिर वही 17-18% डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर अप टू 100 करोड़ है तो 17%। अगर 100 से लेकर 300 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन है तो इस केस में अपने को 18% डिक्लेयर करना पड़ता है। 18% कितना? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सॉरी ऑपरेटिंग मार्जिन अपॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कितना है? 265 करोड़ का है, यानी कायदे से अपने को 18% डिक्लेयर करना चाहिए। 45 डिवाइडेड बाय 225 यानी 20% उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। सेफ हार्बर रूल्स अपने को अलाउड हो जाएंगे। तीसरा केस, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे रहे हो। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहता है कि आपका ट्रांजैक्शन अगर 300 करोड़ तक का है ना तो आपको सेफ हार्बर मिलेगा, उससे ज्यादा तो सेफ हार्बर नहीं मिलता। यहाँ पे भी आपको 24% डिक्लेयर करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे 50 करोड़ के प्रॉफिट में 250 करोड़ की कॉस्ट है। कुल मिला के अगर आप निकालोगे तो 20% आप डिक्लेयर कर रहे हो, विच इज इनवैलिड। मिनिमम 24% डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर करोगे तो इट विल बी वैलिड। नाउ छोटा सा यहाँ पॉइंट आ जाता है। अगर मान लो आप किसी ऐसी एंटिटी से ट्रांजैक्शन कर रहे हो विच इज लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया, अगर एनजेए में कोई लोकेटेड एंटिटी है तो क्या उस पे सेफ हार्बर मिलेगा? राइट आंसर इज नहीं मिलता। अगर एनजेए में कोई एंटिटी लोकेटेड है उससे ट्रांजैक्शन करते हो क्या सेफ हार्बर मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलता। इन एडिशन टू दैट एक छोटा सा क्वेश्चन था डबल ए का। इस क्वेश्चन की खास बात मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना वैसे तो कुछ भी अलग सा नया सा पॉइंट नहीं आता यहाँ पे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आता है विच इज मार्जिनल रिलीफ का। मिस ऋतिका का क्वेश्चन आएगा, आपकी इनकम निकालोगे, आप आराम से इनकम निकालोगे ना, टोटल इनकम आपकी आ जाएगी 2,07,45,760 रुपीज की टोटल इनकम आ जाएगी। लेकिन इस टोटल इनकम जब आप टैक्सेस निकालोगे ना 25% सरचार्ज लगा के, तो आपकी 76,87,846 रुपीज के टैक्सेस आएंगे आपके, विच इज रॉन्ग। ये टैक्सेस गलत है। यहाँ पे ना अपने को मार्जिनल रिलीफ का इम्पैक्ट देना पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ का इम्पैक्ट देने के बाद हमारा 7,58,75,80,830 का टैक्स आएगा। मार्जिनल रिलीफ देने के बाद इसके बेसिस पे अपना एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलेगा, इसके बेसिस पे हमारी रिलीफ निकलने वाली है। तो अपने को ध्यान देना पड़ेगा, इसमें मार्जिनल रिलीफ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में है नहीं। इतना करने के बाद ना हमारा बड़े आराम से प्रेम मोहब्बत के साथ ये आरटीपी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो जाते हैं। आज जल्दी से सितंबर 25 के आरटीपी, सितंबर 25 के आरटीपी में ऐसा क्या डिस्कस किया गया? आ जाए पहले क्वेश्चन में। सर पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड मिलेगा आपको। यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग के थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स है। उसके अलावा थोड़ा बहुत ना कन्वर्जन रूल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, और उसके ऊपर थोड़ा सा ना इन्होंने क्या एडजस्टमेंट दे रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन किया, यानी कुल मिला के ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देने में इन्होंने क्या किया, ये पूछ रहे हैं कि भैया हमने 1 मार्च 2024 को एपीए के लिए अप्लाई किया हुआ है, आगे आने वाले 5 साल के लिए तो अपने को एपीए मिल ही जाएगा, लेकिन पिछले 4 साल के लिए भी तो रोल बैक मिल सकता है ना। यानी प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21, इन 4 सालों के लिए रोल बैक भी तो मिल जाएगा ना। हाँ सर मिल जाएगा, लेकिन किसी 2 सालों में इन्होंने गड़बड़ कर दी। किसी 1 साल में इन्होंने क्या कर रखा है ना, इनका केस आईटीआईटी पेंडिंग पड़ा हुआ और आईटीआईटी ने सेट असाइड कर दिया और एओ को बोल दिया फ्रेश असेसमेंट करो। क्या इस साल में एपीए मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाता है। कभी भी अगर आईटीआईटी आपका केस सेट असाइड करता है ना तो सेट असाइड करने में एपीए मिल जाता है। आईटीआईटी डिस्पोज ऑफ कर देगा फिर एपीए नहीं मिलता। इन एडिशन टू दैट एक और साल में क्या हुआ, इसका ना टीपीओ केस रेफर किया गया था, इनकम 800 लाख से इंक्रीज की गई, लेकिन एपीए में एंटर होने के कारण ना
इनकी इनकम 500 लाख से सिर्फ इंक्रीज हो रही है, यानी 300 लाख का डिफरेंस हो जा रहा है, कम आ जा रही है इनकम एपीए में एंटर करने के कारण। क्या अपने को रोल बैक मिलेगा? हाँ सर, रोल बैक मिल जाता है, चारों साल के लिए रोल बैक मिल जाएगा, इतना सही पॉइंट कह के चलता है। अगर आपको याद हो, कभी भी अगर आप रोल बैक क्लेम कर रहे हो ना पिछले 4 साल का, तो आप जिन-जिन साल का रिटर्न फाइल कर चुके हो, उन साल का आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर याद आ रहा हो, ये ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा हुआ है। अगर कभी भी एपीए में एंटर करते हैं ना हम और रोल बैक भी साथ में लेते हैं, तो रोल बैक में तो हम पहले 4 साल का रिटर्न फाइल कर चुके होंगे। अगर 4 साल का रिटर्न आप फाइल कर चुके हो ना, तो आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कब तक फाइल करना पड़ता है? कहता है जिस मंथ में आपने रोल बैक के लिए साइन किया ना, उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर आपको एक रोल बैक एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ता है। यही पॉइंट यहाँ पे कह के चलता है। ये मैंने आपको सुंदर सी टाइमलाइन यहाँ पे भी दे रखी है। अगर ये भी चाहिए तो पूरा का पूरा एक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। अगर यहाँ तक आने के बाद भी तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, मैं भड़क जाऊँगा, मैं भड़क जाऊँगा सर, मैं भड़क जाऊँगा। तो छोटा-सा पॉइंट है, क्या कहते हैं? मान लो अगर ईपीओ मान लो आपकी इनकम थी, मान लो से 100 लाख की इनकम थी। टीपीओ ने इनकम बढ़ा दी, टीपीओ ने इनकम बढ़ा दी, 20 लाख से बढ़ा दी और टीपीओ के बढ़ाने के बाद 120 लाख हो गई। अब आप एपीए में एंटर करना चाहते हो, तो जो टीपीओ का इंक्रीमेंट है ना, ये कम कर दिया। एपी के कारण अब आपका इंक्रीमेंट से 10 लाख ही हो रहा है, आपकी इनकम 110 लाख की हो रही है। क्या आपको रोल बैक मिल जाएगा क्या? अगर कभी मान लो टीपीओ की बढ़ाई हुई इनकम कम हो जा रही है, तो क्या इसके लिए रोल बैक मिलता है क्या? हाँ सर, टीपीओ अगर कोई इनकम बढ़ा रहा है और वो कम हो जा रही है ना, तो उससे हमेशा एपीए मिल जाता है, रोल बैक भी मिल जाएगा। लेकिन अगर कभी भी आपकी इनकम जो फाइल्ड है ना, ये भी कम हो जा रही है, मान लो ये 10 लाख का एडिशन नहीं, माइनस 10 लाख का एडिशन हो रहा है, कुल मिला के 90 लाख की इनकम हो जा रही है। आपकी फाइल्ड इनकम अगर कम हो रही है, तो उस साल में रोल बैक नहीं मिलता कभी भी। यानी असेस्ड इनकम कम हो सकती है टीपीओ वाली, लेकिन कभी भी फाइल्ड इनकम कम नहीं हो सकती, उस साल में रोल बैक मिल जाएगा। यही पॉइंट कह रहा है। आर्म्स लेंथ प्राइस 580 हो जा रहा है, जबकि ओरिजिनल 855 था, तो इस केस में अपने को प्रॉपर रोल बैक मिल जाएगा, प्रॉपर रोल बैक मिल जाएगा। तीसरा सा बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है, ये अच्छा सा पॉइंट है, अच्छा समझना है इसको। देखो, एक एसएससी है, ने किसी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट को, ये नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है। अब इंटरेस्ट का पेमेंट किस पे कर रहा है, ये समझना। 100 लाख का लोन है और उसपे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 4 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट है, $4 लाख का इंटरेस्ट का पेमेंट है। 6-6 महीने पेमेंट करते हैं, यानी $2 लाख का इंटरेस्ट का पेमेंट है। तो अगर इंडियन कंपनी कभी भी नॉन रेजिडेंट को $2 लाख का इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद टीडीएस काटना पड़ेगा। कन्वर्ट किस दिन करेंगे? क्या जिस दिन पेमेंट किया उस दिन टीडीएस काटेंगे, या जिस दिन आपने अक्रू कर लिया था उस दिन टीडीएस काटेंगे? अल्टीमेटली अक्रू हमने 31 दिसंबर को अक्रू कर लिया था। 31 दिसंबर इस क्वेश्चन में आप रीड करोगे, 31 दिसंबर को अक्रू हो चुका है, तो 31 दिसंबर का हमको रेट लेना पड़ेगा कन्वर्जन का, ₹72 का। कन्वर्ट करने के बाद नियरली आपका $2 लाख को आप 72 से कन्वर्ट कर लेते हो, तो 1 करोड़ 44 लाख रुपीस का आपका इंटरेस्ट का निकल के आता है। अगर आप किसी फॉरेन कंपनी का 1 करोड़ 44 लाख रुपीस पे अगर आपको टीडीएस काटना है, तो टीडीएस नॉर्मली कितना रहता है? देखो, आमतौर पे इंटरेस्ट का रेट ना 20% रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो लोन एग्रीमेंट है 30 जून 2023 से पहले हो चुका है, तो यहाँ पे ना 5% लग जाता है, 5% टैक्स रेट लगेगा, 2% सरचार्ज रहेगा और 4% का एजुकेशन सेस रहेगा। इतना कैलकुलेशन कर लोगे ना, आपका आंसर फर्स्ट वाला बन जाएगा, बड़े आराम से फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगर इसके बारे में डिटेल चाहिए ना, तो यूट्यूब पे मैंने सारे डिटेल्ड आरटीपीस डले हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली ट्रिकी पॉइंट्स बता रहा हूँ, जहाँ पे आप कहीं फँस सकते हो। ये एक एरिया है जहाँ पे फँसते हैं लोग, इसलिए मैं उसको सिर्फ करवा रहा हूँ, ठीक है? लास्ट डे पे टाइम कम हो, तो इसी को रेफर करके जाना पड़ेगा अपने को। अब सुनो, अगर मान लो कोई फॉरेन में कंपनी है, उसकी अगर इंडिया में अगर ब्रांच है, तो क्या ब्रांच एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है क्या? क्या ब्रांच बिज़नेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट कर देगा क्या? हाँ सर, ब्रांच एक बिज़नेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर मान लो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का अगर इंडिया में कोई ऑफिस है, लाइज़न ऑफिस है, क्या ये बिज़नेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्या? हाँ सर, बिज़नेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अगर फॉरेन कंपनी का कोई एजेंट इंडिया में, और एजेंट एक्सक्लूसिवली इसके लिए काम कर रहा है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसके लिए काम कर रहा है, क्या एजेंट बिज़नेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्या? हाँ सर, करेगा। लेकिन यही अगर फॉरेन कंपनी का कोई इंडिपेंडेंट एजेंट इंडिया में है, वो मल्टीपल लोगों के लिए काम कर रहा है, तो क्या ये बिज़नेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? नहीं जी, ये बिज़नेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। ये 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं। अगर कभी भी नॉन रेज़िडेंट का कोई इंडिपेंडेंट एजेंट में जो कि मल्टीपल ऐसे नॉन रेज़िडेंट के लिए काम करता है, तो ये बिज़नेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नाउ, एक एंटिटी इंडिया की एंटिटी है, इसने ऑस्ट्रेलिया की एक एंटिटी से इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन किया, ऑस्ट्रेलिया की एंटिटी से इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन किया। ये एसोसिएट है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि एसोसिएट है। एक इंडिया की एंटिटी किसी ऑस्ट्रेलियन एंटिटी के साथ ट्रांज़ैक्शन कर रही है। सवाल आता है, अगर मैं किसी ऑस्ट्रेलिया वाले से ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ, रिलेटेड नहीं है, तो क्या मुझे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। वो तो सिर्फ तब मेंटेन करते हैं, जब इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन एसोसिएट से हो।
जब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन ही नहीं करना तो क्या ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा? सर ट्रांसफर प्राइसिंग भी नहीं लगेगा। ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा तो भैया क्या पेनल्टी लगेगी क्या? नहीं सर नहीं लगेगी। यही पूछ रहा है कितनी पेनल्टी लगेगी अगर आपने बुक्स मेंटेन नहीं की तो? भैया कोई पेनल्टी नहीं लगती क्योंकि रिलेटेड अनरिलेटेड पार्टी है, कोई ज़रूरत ही नहीं मेंटेन करने की। डन सर, डन सर, यस सर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग ऑफेंस इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, उसमें इसको एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रखा है। सबसे पहला इनके एमसीक्यूज़ में क्या कह रहा है? अगर मान लो आपकी जो कंपाउंडिंग गाइडलाइंस है 17/10/2024 को आई, नई कंपाउंडिंग गाइडलाइंस इस तारीख को आई, ठीक है? मान लो अगर आपके पास कोई पुराने प्रोविजंस है, मान लो पुराने प्रोविजंस है, ओल्ड प्रोविजंस में आपने एक एप्लीकेशन कर रखा है कंपाउंडिंग के लिए और अगर ये एप्लीकेशन ना आपका अभी पेंडिंग है न्यू गाइडलाइंस में, अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट भी नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, ये पेंडिंग है अभी भी नई गाइडलाइंस में। तो अगर कभी भी न्यू गाइडलाइंस में आपका एप्लीकेशन अगर पेंडिंग रहता है ना, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये जो ओल्ड एप्लीकेशन है ना, यही न्यू एप्लीकेशन माना जाता है न्यू गाइडलाइंस में। हमेशा ध्यान देना, नया एप्लीकेशन तब फाइल करेंगे जब पुरानी गाइडलाइंस में रिजेक्ट हो चुका है। अगर पुरानी गाइडलाइंस का पेंडिंग है तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज़ फर्स्ट एप्लीकेशन इन द न्यू गाइडलाइंस, ठीक है? चलो बढ़िया। सेकंड केस, अगर कभी भी आप पहली बार कोई ऑफेंस कंपाउंड करते हो, मतलब उससे पहले कभी आपने उस सेक्शन में कभी गलती करी न रखी है, तो जब पहली बार कंपाउंडिंग करने जाते हो तो हमेशा एक नॉर्मल रेट ऑफ कंपाउंडिंग चार्ज लगता है 275 ए का पहली बार ऑफेंस महाशय ने कर रखा है, इसलिए इस पे कोई भी कंपाउंडिंग का सिर्फ नॉर्मल चार्जेस ही लगेंगे। सर क्या होता है आप समझना, अगर मान लो आप किसी सेक्शन में कंपाउंडिंग सीख कर चुके हो, बढ़िया बात है। आपने दोबारा कंपाउंडिंग सीख की, लेकिन ये रिजेक्ट हो चुकी है। अब आप न्यू गाइडलाइंस के अंदर इसी एप्लीकेशन के लिए दोबारा कंपाउंडिंग सीख करते हो, तो ये सेकंड एप्लीकेशन माना जाता है। जो भी कंपाउंडिंग चार्जेस है ना, इसका 1.2 टाइम्स आपके ऊपर लगता है। तो यहाँ पे 1.2 टाइम्स चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ जाएँगे। सर, अगर इसी सेक्शन का 276 बी का मैंने एक बार गलती की, रिजेक्ट हो गया, कंपाउंडिंग नहीं मिली। दोबारा एप्लीकेशन किया, इसको सेकंड एप्लीकेशन मानेंगे, 1.2 टाइम्स चार्ज करेंगे। थर्ड टाइम गलती की, 1.4 टाइम्स मानेंगे। फोर्थ टाइम गलती की, 1.6 टाइम्स माँगेंगे। ऐसे करते-करते हमारी कंपाउंडिंग चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। यानी ये थर्ड टाइम अगर हमने गलती की है तो कितना चार्ज लगेगा? सर जो भी कंपाउंडिंग चार्जेस है इंटू 1.4 टाइम्स इतना चार्ज लगता है। लेकिन एक छोटा-सा पॉइंट है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कभी आपका प्रोसिक्यूशन चालू हो गया, प्रोसिक्यूशन चालू हो चुका है, आप कभी प्रोसिक्यूशन चालू कर चुके हो। प्रोसिक्यूशन चालू करने के बाद अगर 1 साल के अंदर आप कंपाउंडिंग चार्जेस नहीं पे करते हो ना, अगर आप कंपाउंडिंग नहीं सीक करते हो ना, 1 साल के बाद अगर आप एप्लीकेशन करो कंपाउंडिंग का, तो यहाँ पे जो भी कंपाउंडिंग चार्जेस लग रहे हैं ना, इसमें 50% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हमारे केस में 45,000 रुपीज़ से कंपाउंडिंग चार्जेस थे क्वेश्चन में, इसका 1.4 टाइम्स अगर आप निकालते हो, नियरली 63,000 निकल के आता है। इसका 50% आप एक्स्ट्रा जोड़ोगे ना, आपका आंसर 94,500 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नई गाइडलाइंस की खास बात आपको बताऊँ, अगर आपने ऑफेंस कोई कर रखा है, कोई गलती कर रखी है, लेकिन उसके खिलाफ कोई मुकदमा चालू ही नहीं हुआ है, तो भी क्या आप कंपाउंडिंग सीक कर सकते हो? हाँ सर, आप कंपाउंडिंग सीक कर सकते हो। कोई गुनाह कर रखा है, लेकिन उसकी अभी तक आपको प्रोसिक्यूशन चालू ही नहीं हुआ, मुकदमा चालू ही नहीं हुआ, फिर भी क्या आप पहले आने वाले किसी ऑफेंस के लिए, आने वाले किसी प्रोसिक्यूशन के लिए कंपाउंडिंग सीक कर सकते हो? हाँ सर, कंपाउंडिंग सीक कर सकते हैं। ये एक नया बेनिफिट यहाँ पे आया है। एक ब्लैक मनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी भी अगर कभी भी अगर आपको ब्लैक मनी लॉ में कोई एसेट दिखता है, एओ को एसेट दिखता है, तो एसेट कब टैक्स होता है सर? जिस साल में एओ देखता है, फाइंड आउट करता है, उस साल में टैक्सेबल होता है। यानी मान लो अगर इस साल नोटिस किया तो इस साल में टैक्स होगा, अगले साल नोटिस करेगा तो अगले साल में टैक्स होगा। लेकिन अगर इनकम की बात करेंगे ना, तो इनकम उस साल में टैक्स होती है जिस साल में अर्न होती है। अर्निंग वाले ईयर में टैक्स की जाती है। यही पॉइंट है ऑप्शन नंबर सी। अगर एओ कभी भी किसी एसेट को टैक्स करना चाहता है, तो किस अमाउंट पे टैक्स करेगा? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज हायर। एनआरवी कब की लेते हैं? सर जिस साल में एओ ने नोटिस किया ना, इस साल के नोटिस वाले ईयर की 1 अप्रैल की अपने को डेट लेनी पड़ती है। 1 अप्रैल को एसेट की वैल्यू 5.2 है, 4.2 की कॉस्ट है, हायर लेंगे तो 5.2 आएगा, यानी एसेट की एनआरवी 5.2। ऑप्शन नंबर सी थर्ड और 5 सही होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारा सी सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में। सर हो गया क्या? नहीं, नहीं अभी बचा हुआ है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा धोखा दे दिया, थोड़ा-सा धोखा दिया। क्या कहता है? एक एफआईआई है, वहाँ पे उसने लिमिटेड कह दिया, पीटर पीट एलटीडी एक कंपनी बोल दिया उसने, एफआईआई को कंपनी माना, ठीक है? इस एफआईए ने इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रखा है कौन-सा? 111 ए वाला और कब? नियरली इसने 31 मार्च के आस-पास इसने अर्न कर रखा है। 31 मार्च को इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। कितना? 70 लाख रुपीज़ का कैपिटल गेन होता है। कभी भी एक ऐसे नॉन रेसिडेंट एफआईआई को अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना,
वो भी ट्रिपल बनने वाला, तो 20% से टैक्स लगता है इस पे। पहले 15% था, बाद में 20% कर दिया गया, 20% टैक्स है, प्लस 4% सरचार्ज आप जोड़ोगे ना, कुल मिला के आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत एज़ सच आपको नहीं आने वाली है। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर बन जाता है। इतने हमारे क्वेश्चन्स छोटे-छोटे से थे, अब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन्स पे चलें। देखो क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में ना रेनबो लिमिटेड का क्वेश्चन है। ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम दोनों को ही टेस्ट किया है। ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम, ओह सॉरी, ओल्ड रेजिम एंड टोटल इनकम ओनली। न्यू रेजिम नहीं पूछी, मैट नहीं पूछा, टैक्सेस नहीं पूछे, यानी सितंबर आरटीपी का टोटल इनकम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखना। अगर आप जमीन खरीदने के लिए लोन लेते हो और लोन पे ब्याज पे करते हो, क्या आपको डिडक्शन अलाउ होगा? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड किया जाता है हमेशा, जब तक आप लैंड को पुट टू यूज नहीं करते। उसके बाद आपने एक कमीशन पे की 1 लाख रुपए की, उस पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया, पे कब कर रहे हो? मई में पे कर रहे हो। क्या अलाउड होगा क्या खर्चा? ऑफ कोर्स अलाउड हो जाएगा। आरओआई से पहले पे कर देना है, प्रीवियस ईयर में डिडक्ट कर देना है, अपने को अलाउ हो जाएगा। लेकिन एक खर्चा है, आपने 125 पेमेंट किया, टीडीएस आपने मई में काटा हुआ है और पे भी मई में कर दिया है। सर कभी भी अगर आप टीडीएस लेट डिडक्ट करते हो ना, डिडक्शन अगर आपने लेट कर रखा है ना, तो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। खर्चा इज नॉर्मली डिसअलाउड व्हेन यू लेट डिडक्ट द टीडीएस। अगर प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद डिडक्ट करते हो, इट इज डिसअलाउड। अगर आपके डायरेक्टर्स हैं, अगर आपकी कोई कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इंडिया के बाहर जा रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं और कोई न्यू लाइन ऑफ बिज़नेस चालू कर रहे हैं, न्यू लाइन है। पहले जूते का काम करते थे, अब कपड़े का काम करना चाहते हैं। पहले बैग का काम करते थे, अब परफ्यूम का काम करना चाहते हैं। तो क्या ये खर्चा अलाउ होगा? राइट आंसर इज नो, इट इज़ नॉट अलाउड। इसके बाद अगर आप कभी भी आपके पास आउटस्टैंडिंग लोन है, इस आउटस्टैंडिंग लोन पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट को अगर आप न्यू लोन में कन्वर्ट करवा देते हो, तो क्या ये अलाउड होता है? सर न्यू लोन में अलाउड नहीं होता। अभी-अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा देते हो इट इज़ अलाउड, लेकिन लोन में कन्वर्ट करवा देते हो तो इट इज़ नॉट अलाउड। लोन में कन्वर्ट करवा दिया इट इज़ नॉट अलाउड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब लोन का रीपेमेंट करोगे ना तो ये अलाउ होता चलेगा। इतना सा बस ये पॉइंट यहाँ पे कह के चलता है। सर इस महाशय ने छोटी-सी गलती कर दी, मोबाइल फ़ोन खरीदे और ईपीए बीएक्स खरीदे और इस पे 40% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और जबकि होना कितना चाहिए? प 15% होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन और ईपीए बीएक्स पे 15% होता है, तो जो 25% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, इसको रिवर्स अपने को करना पड़ जाएगा। क्या कह रहा है? आपने अपनी होल्ली ओन सब्सिडियरी को एक कंट्रीब्यूशन किया ताकि वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए स्कूल बना सके। देखो, मेरे को अपने एम्प्लॉइज़ के लिए स्कूल बनाना था, मैंने एक काम किया, मैंने सब्सिडियरी बनाई, सब्सिडियरी को पैसे दे दिए, कहा कि तुम स्कूल बनाओ। सब्सिडियरी को पैसे देने से ताकि वो स्कूल बना सके, क्या ये एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंडिचर बनेगा? हाँ सर, इट इज़ अलाउड एक्सपेंडिचर। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ट्रस्ट टैक्सेशन में सर कई बार क्या होता है ना, आपने लास्ट ईयर इलेक्ट मतलब मान लो प्रीवियस से 23-24 की बात है। प्रीवियस से 23-24 में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल था आपका मार्च मंथ का। आपने मार्च मंथ का बिल ना आपने प्रीवियस से 24-25 में पे किया। लास्ट ईयर का बिल इस साल पे करो तो इस साल डिडक्शन ले लो भैया, पेमेंट बेसिस पे मिलता है। कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। सर हमने पढ़ा हुआ है कभी भी कोई ट्रस्ट है 12 ए बी क्लेम कर रहा है या 1023 सी क्लेम कर रहा है, इनको ना सेक्शन 10 का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता। सेक्शन 10 का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता, लेकिन एक मिलता है दैट इज 10(1) एग्रीकल्चर इनकम अगर कभी ट्रस्ट की होती है तो इट इज एग्जेम्प्ट। बाकी कोई इनकम को हम एग्जाम नहीं करते, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट फॉर द ट्रस्ट, इसको अपने को एग्जाम करवाना पड़ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद सर क्या होता है कई बार क्या होता है ट्रस्ट अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। अगर अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कोई ट्रस्ट फॉलो कर रहा है, 4 लाख रुपए अपनी इनकम में ऑफर कर दिया, लेकिन रिसीव तो सिर्फ 3 लाख ही हो रखा है, 1 लाख रुपए भी रिसीव्ड ही नहीं हुआ है। तो उसका क्या करेंगे? देखो इसके लिए एक सेक्शन रहता है, सेक्शन 11 1 का एक्सप्लेनेशन 1। यहाँ पे आप एओ को एप्लीकेशन करते हो आरओआई के 2 महीना पहले कि भैया अगले साल में यूज़ कर लूँगा, जब मिलेगा तब यूज़ कर लूँगा। ऐसा आप कहते हो ना, तो ऐसा आपको एओ का एक बेनिफिट मिल जाता है। ये बेनिफिट अगर आप लोगे तो आपका बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है। इसमें वैसे ऐसा कुछ अच्छा क्वेश्चन है नहीं। मान लो अगर आपको टीडीएस काटना है, ठीक है, टीडीएस किसमें? 206C1H में। अब मान लो मैं बायर हूँ, मैंने परचेज़ेज़ कर रखी है 55 लाख, लेकिन पेमेंट सिर्फ 45 लाख कर रखी है। क्या टीडीएस काटूँगा क्या? रिमेनिंग 5 लाख पे टीडीएस काटूँगा क्या? अभी पेमेंट तो सिर्फ 45 लाख ही की है ना। सरकार कहती है नहीं, 194 क्यू में ना अपने को ये नहीं देखना कि आपने पेमेंट कब की है, आपको अक्रूवल बेसिस पे टीडीएस काट सकते हो। पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज़ अर्लियर पे टीडीएस काटना पड़ जाता है। हुआ क्या ना, एक एसएससी हुआ करता था मिस्टर रजत। मिस्टर रजत ने क्या किया ना, अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया में पैसा भिजवाता गया। जो कभी भी अगर आप एजुकेशन के लिए पर्पस के लिए पेमेंट करते हो ना बाहर,
तो 7 लाख तक तो कोई टीडीएस नहीं लगता, सीसीएस नहीं लगता। लेकिन 7 लाख के ऊपर रेमिटेंस कर रहे हो, तो नॉर्मली 5% लगता है और यही अगर आप 80E के लोन से पैसा निकाल के रेमिटेंस कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई 0.5% टीसीएस लगता है। नॉर्मली 7 लाख तो कोई टीसीएस नहीं, 7 लाख के ऊपर अगर आप नॉर्मली एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हो तो 5%, लेकिन ये अगर एजुकेशनल लोन से पैसा निकाल के पेमेंट कर रहे हो तो 0.5% टीसीएस लगता है आपके ऊपर। बता रहे हैं, अगर आप 7 लाख तक निकालते हो कोई टीसीएस नहीं, 7 लाख के ऊपर जो निकाल रहे हो 5% लगेगा फॉर एजुकेशनल पर्पस, 20% फॉर अदर पर्पस और ये एजुकेशनल लोन है तो 0.5%। सरकार कहती है कि अगर कभी भी आपने एम्प्लॉयर से लोन ले रखा है तो एम्प्लॉयर इज नॉट एजुकेशनल लोन। जो 80E वाला एजुकेशन लोन है ना, ये नहीं मानते एम्प्लॉयर को, इसलिए यहाँ पे 5% का ही आपको टीसीएस लगेगा। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया से बात हो गई। अब अगला सवाल बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझना क्या बात बोलता है। एक समक्ष करके एसएससी था। अब समक्ष ने क्या किया ना, समझना। समक्ष ने अपना रिटर्न फाइल किया नियरली 1 दिसंबर 2024 को, ठीक है। अब इसने दिसंबर में रिटर्न फाइल किया, इस रिटर्न में कुछ डिफेक्ट्स थे, इस डिफेक्ट्स को इसने करेक्ट कब किया? 1 मई 2025 को, ठीक है। अब सवाल आता है, अगर कभी भी स्क्रूटनी का नोटिस आना है समक्ष को, तो कब तक आ सकता है स्क्रूटनी का नोटिस? कायदे से जब आप आरओआई फाइल करते हो जिस साल में, उस साल के एंड से 3 महीने के अंदर आ जाता है। तो अगर आप आरओआई की डेट से देखोगे 30 जून 2025 तक इसके पास स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। लेकिन अगर डिफेक्ट करेक्ट करने की डेट से देखोगे तो 30 जून 2026 तक आ सकता है। तो भैया कौन सी डेट मानी जाएगी? एओ ने नोटिस कब इश्यू कर लिया? एओ ने नोटिस इश्यू किया है मान लो 1 अप्रैल 2026 को इश्यू किया है। एओ बोलता है डिफेक्टेड डेट से आपको देखना पड़ेगा, डिफेक्ट करेक्शन से। एसएससी बोलता है एक्चुअल डेट से, ओरिजिनल डेट से देखना पड़ेगा। फाइनली जजमेंट में निकला कि अपने को हमेशा ओरिजिनल रिटर्न की डेट से देखना है। ओरिजिनल रिटर्न जिस दिन फाइल किया उस डेट से आपको स्क्रूटनी की नोटिस की डेट चेक करनी है। डिफेक्ट करेक्ट करने की डेट से अपने को नहीं चेक करना है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है पेनल्टीज का। पेनल्टी से पता नहीं क्यों आईसीआई बहुत मेहरबान है। कहता है कभी भी अगर आपकी कोई इनकम थी 139 वन में, फॉर एग्जांपल 15 लाख की इनकम थी, आपने उसको प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करने 25 लाख हो गई। कभी प्रोसेसिंग में जो इनकम में इंक्रीमेंट होता है, इस पे जो टैक्सेस लगते हैं, इस पे पेनल्टी नहीं लगती है। लेकिन अगर मान लो यही 25 लाख से 40 लाख हो गई स्क्रूटनी के टाइम पे, तो इसमें जो 15 लाख की इनकम पे टैक्सेस निकलेंगे, इस पे आपकी पेनल्टी लगती है 50%, 200%। सिमिलरली अगर इनकम स्केपिंग असेसमेंट के टाइम पे अगर कोई टैक्स निकलता है, उस पे पेनल्टी लगती है। प्रोसेसिंग में कभी पेनल्टी नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बात करता है? एक फॉरेन कंपनी है ना, उसका बिजनेस है। 2 टाइप के बिजनेस करती है। पहला बिजनेस है डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स। अगर कभी भी कोई फॉरेन कंपनी डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स स्पेशल नोटिफाइड जोन में कर रही है, इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते। ये बिजनेस टैक्सेबल इंडिया में नहीं होता है। लेकिन यही अगर फॉरेन कंपनी अगर डिस्प्ले कर रही है अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स का, नहीं बिजनेस कर रही है सेल ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स का, तो जो भी उसकी सेल्स है ना, उसका 4% उसको पीजीबी डिक्लेयर करना पड़ता है एज सेफ हार्बर रूल्स। इतना इसके पास ये ऑप्शन रहता है। ये फॉरेन कंपनी को ही मिलता है, किसी और एसएससी को नहीं मिलता है। सर क्वेश्चन नंबर 20 कनिका टंडन का एक सवाल है। इसमें डीडीडबल क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट इसने पूछा हुआ है। सबसे पहले तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर किसी एसएससी के पास है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर किसी एसएससी के पास है ना, तो अगर कंप्यूटेड लिखा हुआ है तो 30% का स्टैंडर्ड एक्शन नहीं देना है। कंप्यूटेड लिखा है 30% का स्टैंडर्ड एक्शन नहीं देना, क्योंकि ये गलती करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। सैलरी इनकम सब, बिजनेस इनकम लोगे ही लोगे, उसके अलावा बाकी इनकम लोगे ही लोगे, अदर बिजनेस भी लोगे। पार्टनरशिप फर्म की इनकम की बात बता रहा हूँ। अगर कभी पार्टनरशिप फर्म इज नॉट एविडेंस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट एंड राइटिंग, यानी पार्टनरशिप फर्म की कोई डीडी नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म ही नहीं है, ऐसा मानोगे। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो और पार्टनरशिप फर्म की कोई डीडी नहीं है, तो ऐसा मानना पड़ेगा कोई फर्म ही नहीं है। जो प्रॉफिट होगा आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, जो लॉस होगा आपके हाथ में आएगा। पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी नहीं होता है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पे कोई डीड है ही नहीं, तो जो 4.8 लाख का प्रॉफिट है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। इट इज नॉट एग्जेम्प्ट इन इंडिया। और क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम है, तो यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। इसके अलावा कुछ भी इसमें है नहीं। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट था, 115 बीएससी ऑप्ट कर रही है, तो यहाँ पे 80सी 80डी ये सब अपने को नहीं मिलता। इस सबको कंसिडर करके जैसा एक राम प्रकाश वाला क्वेश्चन हमने कर रखा है, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे भी किया हुआ मिल जाएगा। इसमें और कुछ है ही नहीं। इसी के साथ प्रेम मोहब्बत में हमारा दूसरा आरटीपी भी खत्म हो गया। आ जाओ आरटीपी तीसरे नंबर पे, मई 25 का आरटीपी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा आरटीपी है। अब सुनना, इस आरटीपी में क्वेश्चंस दिल दहला देने वाले हैं। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। इसका डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा लाइक्ड वीडियो, सबसे ज्यादा पसंदीदा वीडियो है वो सबका। जरूर देखना अगर फुल टाइम है आपके पास करने के लिए, क्योंकि ये आरटीपी बहुत अच्छा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखो, एक देवांश करके है। देवांश एक नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, प्लस इंडियन सिटीजन, एक एनआरआई करके है देवांश, ठीक है। इसको किससे इंटरेस्ट मिल रहा है? एक अल्फा से मिल रहा है, आईएफएससी में। एक बीटा है, ये भी आईएफएससी में है। लेकिन जो अल्फा है ये एटीएलए क्लेम कर रही है, बीटा है ये एटीएलए नहीं क्लेम कर रही, ऐसा कह रहा है। प्लस एक गामा करके भी एक एंटिटी है,
सॉरी गामा नहीं, डेल्टा करके भी एंटिटी, डेल्टा से भी इसको इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि थर्ड पार्टी, ऐसा करके इसको कुछ-कुछ को मिल रहा है। तो ठीक है। ओके। इसके अलावा जो ये देवांश है ना, इसने किसी को इंटर लोन भी दे रखा है, एक आईएफएससी में लोकेटेड गामा है, इसको लोन दे रखा है और इस गामा को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल रहा है फीस से, मतलब ऐसा करके कुछ तो भी केस बन रहा है। एक बार आपको आराम से दिखाऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि देवांश की ना मुझे बताओ कि डिविडेंड इनकम पे कितनी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी डिविडेंड इनकम पे। तो देखो देवांश के पास ना 62,500 रुपीज़ एक आईएफएससी की यूनिट से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उसपे 10% टैक्स लगता है। दूसरा बीटा से भी 87,300 का अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उसपे भी 10% टैक्स लगता है। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन से डिविडेंड मिलता है तो उसपे 20% टैक्स लगता है। ऐसा करते-करते निकालोगे तो 19,340 का डिविडेंड मिलेगा। अगर आईएफएससी यूनिट डिविडेंड बाँट रही है नॉन रेसिडेंट को 10% टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर कोई अदर एसएससी बाँट रहा है तो 20% से टैक्सेबल हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, गामा करके एक एंटिटी है, आईएफएससी में लोकेटेड गामा करके एक एंटिटी है, ठीक है? देवांश को पेमेंट कर रही इंटरेस्ट का। सवाल आता है देवांश अगर कभी भी किसी आईएफएससी यूनिट को पैसा देता है ना और आईएफएससी की यूनिट अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है ना तो ये भैया हमेशा नॉन रेसिडेंट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। 1 सितंबर 2019 के बाद से अगर आईएफएससी यूनिट को कोई भी पैसा मिलता है नॉन रेसिडेंट से, इसका इंटरेस्ट हमेशा नॉन रेसिडेंट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए निल यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तीसरा सुनना, अगर कोई एक नॉन रेसिडेंट है इंडिया में आईएफएससी में लोकेटेड किसी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के अंदर डिपॉजिट कर रहा है पैसा, लोन वोन नहीं दिया, डिपॉजिट कर रखा है, प्रोविजन कहता है इस पेमेंट पे ना टीडीएस वीडीएस कुछ नहीं काटना पड़ता, ये सामने वाले के हाथ में ये भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, इसको अपने को ये भी लेके चलना पड़ेगा, इट इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट। अब सुनना, एक गामा और फी करके दो एंटिटीज हैं, दोनों एयरक्राफ्ट लीजिंग का बिजनेस करती हैं, और ये एक दूसरे को डिविडेंड दे रही है। सर अगर कभी भी एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस दूसरी एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस को डिविडेंड का पेमेंट करती है ना एंड रेसिपिएंट इज लोकेटेड आईएफएससी, इस केस में टीडीएस नहीं काटना पड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें आईएफएससी से रिलेटेड कुछ बातें, आईएफएससी का पूरा डिटेल वीडियो भी यूट्यूब पे डाल रखा है, इस पे ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना अपने को। मैंने क्या बोले, मान लो गामा करके एक एंटिटी है, एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस में है, फी करके एक एंटिटी है, एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस में है, फी ने डिविडेंड दिया गामा को, टीडीएस काटेगा क्या 194 में? नहीं सर नहीं काटेगा, क्योंकि वैसे ही एटीएलए क्लेम करने वाला होगा, ये एटीएलए क्लेम कर रहा होगा। हाँ सर समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी बात, मान लो एक कंपनी है, मान लो राहुल करके, राहुल पेमेंट कर रहा है अल्फा को जो कि आईएफएससी में है और 80 एलए क्लेम कर रहा है, और ये बीटा है, आईएफएससी में है, 80 एलए क्लेम नहीं कर रहा है। राहुल ने अगर प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट किया अल्फा को, एक बात बताओ यार, ये तो 80 एलए क्लेम कर रहा है, तो क्या मुझे टीडीएस काटना चाहिए? नहीं सर टीडीएस नहीं काटना चाहिए। काहे को काटूंगा मैं? काहे को काटूंगा टीडीएस? जब वो 80 एलए क्लेम कर रहा है, पूरा उसका नेट प्रॉफिट जीरो हो जाने वाला है, तो मतलब ही क्या टीडीएस काटने का? लेकिन अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ बीटा को जो कि 80 एलए क्लेम ही नहीं कर रहा है, तो क्या मुझे टीडीएस काटना चाहिए? हाँ सर टीडीएस काटना चाहिए। यानी टीडीएस नहीं काटने वाली जो कंडीशन है ना, सिर्फ उनके लिए होती है जो 80 एलए क्लेम कर रहे हैं। अगर 80 एलए नहीं क्लेम करो, टीडीएस काटना पड़ेगा। फिर आता है एक सवाल, एक कंपनी है 1 अप्रैल 2022 को टनेज ऑप्ट करना चाहती है। सर टनेज अगर कोई भी एंटिटी ऑप्ट करना चाहती है तो नॉर्मली उसको 3 महीने के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 3 महीने के अंदर अपने को बताना पड़ता है कि आप टनेज ऑप्ट करना चाहते हो। लेकिन ये जो टनेज वाली कंपनी है ना, अल्फा लिमिटेड, ये आईएफएससी के अंदर है। तो भैया आईएफएससी वाली टनेज क्या ही ऑप्ट करेगी, क्योंकि 10 साल तक तो जो प्रॉफिट होगा वो जीरो हो जाएगा। 10 साल तक का सारा प्रॉफिट जीरो हो जाने वाला है, तो इसमें क्या ही ये लोग टनेज में क्लेम करेंगे। इसलिए इनके लिए बोला गया कि पहले आप आईटीएलए को खत्म हो जाने दो। 1 अप्रैल 2022 को आपने बिज़नेस चालू किया, यानी 31 मार्च 2032 को आपका टर्नेज खत्म हो जाएगा। कहते हैं जब ये खत्म हो जाएगा, इसके 3 मंथ्स के अंदर आप एप्लीकेशन कर देना। यानी 30th जून 2032 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो, इतना वैलिड मानेंगे हम। सर, एक और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हमने कर रखी है, इसलिए रफ वर्क आपको ज़्यादा दिखेगा। आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्यूशन इसका बना है। सेकंड एमसीक्यू क्या बात करता है, अब समझना। इस क्वेश्चन में है क्या? क्या बात चल रही है, समझना। एक साहिल करके कोई पर्सन है, इसको राइट शेयर मिला और फिर इसने राइट कुछ रिटेन किया, कुछ सेल किया। फिर इस रिटेन शेयर्स को इसने सेल कर दिया, तो भैया कैप गेन आएगा। वैसे साहिल के पास कुछ शेयर्स थे, उन शेयर्स का बायबैक भी हो गया। अच्छा जी, तो बायबैक पे जो डिविडेंड आएगा प्लस बायबैक पे आपका लॉस भी आएगा। वैसे साहिल के पास कुछ अपने पास अदर इनकम भी होगी, कुछ अदर इनकम भी आपको पता चलेगी, 10 लाख के आसपास की अदर इनकम है, ठीक है। ये साहिल के हाथ में केस है। प्लस राहुल करके एक एसएससी है, राहुल करके एसएससी, उसको पापा से शेयर्स फ्री मिले हुए हैं और इसके पास जो पापा से मिले हुए शेयर्स है, इनका बायबैक हो जाता है। ये 2 केसेस सिर्फ अपने साथ हुए हैं। प्लस इसके अलावा
एक जय करके एसएससी, अब जय का काम क्या है इस रोल में, जैसे साहिल को बायबैक मिला हुआ, साहिल को मान लो राइट मिला हुआ था, तो साहिल ने कुछ तो रिटेन कर लिए थे और कुछ सेल कर दिए थे, तो सेल किसको किए राइट्स, जय को सेल किया, तो जय के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा। ये तीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा केस है, मैंने आपको सिंप्लीफाई करके स्टोरी बताई क्या केस है। अब सबसे पहले पूछता है कि अगर कभी भी डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है तो डोमेस्टिक कंपनियों के एडिशनल टैक्स लगता है क्या? देखो, अगर 1 अक्टूबर 2024 के बाद कोई भी डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है, कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगता। नो एडिशनल टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी पेड अगर बायबैक 1/10/2024 के बाद हो रहा है। फिर आता है साहिल की इनकम बताओ। साहिल महाशय की इनकम बताओ। अगर साहिल महाशय की इनकम बताऊंगा ना मैं आपको, तो जो उसने शेयर्स बेचे हुए हैं 10,000 शेयर्स बेचे हुए 65 रुपीज के हिसाब से 6,50,000 का रेवेन्यू मिलेगा। उन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 238 है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 182 आएगा। लेकिन क्योंकि साहिल के हाथ में बायबैक भी हो रहा है ना, तो 2,30,000 का लॉस भी आएगा बायबैक में, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन साहिल के हाथ में 182 आने वाला है। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान देना बस क्या है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसमें से बायबैक वाला लॉस मुझे माइनस करूंगा तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। प्लस क्योंकि कुछ शेयर्स ने रिनाउंस कर रखे 3500 के हिसाब से 15 शेयर्स रिनाउंस कर रखे हैं, तो कुल मिला के 52,500 का इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 52,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,82,000। इसके हिसाब से आपका आंसर नंबर 1 बन जाता है, आंसर नंबर ए बन जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना डिटेल्ड वाले को अगर देखना है तो, अदरवाइज इतने में भी कंसेप्ट आपका सॉल्व है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो इससे भी क्लियर हो जाएगा। फिर इतनी इनकम है साहिल महाशय की, अब इस इनकम पे टैक्स कितना निकलेगा? तो देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 182 का, इसमें 1.25 लाख का बेनिफिट ले लो और 10% टैक्स चार्ज कर दो। बजट से पहले सेल है ना, तो 1.25 लाख का 1.25 लाख का बेनिफिट लेके माइनस कर दोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे 10% से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट टैक्स लगता है। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई प्यारा इंसान देख रहा हो तो इसको पिन कर देना, या कम वो इसको टाइम स्टैम्प दे देना। कभी भी अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का राइट अनाउंस होता है और आप उस राइट को रिनाउंस कर देते हो ना, तो जो रिनाउंसमेंट का पैसा है दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ट्रिपल वन वाला नहीं होता वो कभी भी। मैंने क्या बोला? मेरे को अगर राइट मिला हुआ है और मैं राइट को रिनाउंस कर दे रहा हूँ, जो रिनाउंसमेंट का पैसा मिलेगा नहीं, कभी भी ट्रिपल वन वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं शेयर नहीं बेच रहा हूँ। ट्रिपल वन आपको तब मिलता है जब आप परचेस और सेल के टाइम पे एसटीटी पे करते हो। सिर्फ रिनाउंस करने मात्र से मेरे को कोई ट्रिपल वन का बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ ट्रिपल वन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये स्लैब रेट से फ्लेक्सिबल होता है। ओके सर। प्लस बायबैक का भी 10 लाख का पैसा मिला हुआ है, स्लैब टैक्सेबल होगा। कुल मिला के आप टैक्स अमाउंट निकालोगे तो 66,118 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 66,11120 हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है जी। ओके सर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे गलती हो सकती है, बहुत सारी गलतियां हो सकती है, क्वेश्चन रीड करने में गलती हो सकती है। प्रेम मोहब्बत के साथ आराम आराम से करोगे, बढ़िया तरीके से बन जाएगा। अब मिस्टर जय है, मिस्टर जय के हाथ में क्या ट्रीटमेंट हुआ था ये समझना। मिस्टर जय ने राइट खरीदे थे, 15 रुपए में राइट खरीदे हुए थे, 50 रुपए में शेयर खरीदे हुए थे, कुल मिलाकर 65 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, 80 रुपए में शेयर्स बेच दिए। आप देखोगे 80 शेयर्स में 80 में बेचे, 65 कॉस्ट है, यानी कुल मिला के 50,500 का प्रॉफिट आ रहा है जय के हाथ में। प्लस मिस्टर जय की सैलरी इनकम दे रखी है 4,25,000 कुछ सैलरी दे रखी है जय की, यानी 477,500 इनकम दे रखी है जय की। और कह रहा है कि ओल्ड regime में टैक्स भर रहा है। टैक्स कितना निकलेगा? देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो 20% निकलेगा, सैलरी पे स्लैब रेट से इतना निकलेगा, कुल मिला के 19,250 का टैक्स निकल रहा है। लेकिन 12,500 की तो एक रिबेट मिल जाएगी ना, तो 67,500 की 6750 की आपका टैक्स आएगा, 4% एजुकेशन सेस जोड़ोगे, 70 से 20 का टैक्स आ जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बनेगा, नहीं सॉल्व करोगे तो भी एग्जाम टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना वो आपको बन जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तो भी बन जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है सर। अब जो राहुल महाशय, इनके हाथ में बायबैक हुआ, तो बायबैक होते टाइम डीम डिविडेंड होता है 160 रुपए के हिसाब से 250 शेयर्स पे 40,000 का डीम डिविडेंड बनेगा। और इन्हीं 250 शेयर्स पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, इसको माइनस कर दोगे। सर लेकिन इसी राहुल के हाथ में अगर टैक्स लगाने की बारी आए, तो देखो सैलरी 1242 है, डीम डिविडेंड 40,000 पे यहाँ पे आ गया, 1282 का सैलरी आएगी, इस पे टैक्स निकालना पड़ेगा। सर ध्यान देना, कभी अगर आपको डीम डिविडेंड में बायबैक होता है ना, तो बायबैक में आपका जो भी पैसा आपके हाथ में आता है, इस पे 10% टीडीएस भी कटा होता है, तो टीडीएस आप माइनस कर लोगे, आपका नेट टैक्स लायबिलिटी 96,256 आ जाएगा। इससे आपका आंसर भी बन जाएगा, आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा। 1242 की सैलरी प्लस 40,000 का आपका बायबैक, कुल मिला के 1282 की सैलरी, इस पे टैक्स निकालोगे 115 बीएसई से, आपका 1,02,56 का टैक्स आएगा। टीडीएस माइनस करोगे, आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। एग्जामिनर ने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बिफोर टीडीएस वाला अमाउंट भी दे रखा है, ताकि जल्दी जल्दी में गलती कर दो आप। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके। देखो,
अब एक ग्लोबल टेक करके कंपनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? ग्लोबल टेक करके कंपनी है। इसके इंडिया में भी ऑपरेशंस है, इंडिया में एसेट्स 25 करोड़ के और ग्लोबली एसेट्स कितने 50 करोड़ के एसेट्स हैं, यानी कुल मिला के 75 करोड़ के एसेट्स में से 25 करोड़ एसेट्स इंडिया के हैं, यानी इंडिया के अंदर एसेट्स तो लेस देन 50% ही है। आउट ऑफ द 10 बोर्ड मीटिंग्स 4 इंडिया में होती है, यानी मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया के बाहर होती है, यानी देख के समझ में आ रहा है कंपनी नॉन रेसिडेंट है, लेकिन चुपके से कह दिया कि मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस ऑफ द कंपनी आर टेकन इन इंडिया। अगर इंडिया में डिसीजन मेकिंग हो रही है यानी पोएम इंडिया में, ये कंपनी रेसिडेंट बन जाएगी। और अब क्या हो रहा है, मान लो ये राहुल करके एक एसएससी है, ये इस ग्लोबल टेक एक रेसिडेंट कंपनी को अगर पेमेंट कर रहा है प्रोफेशनल सर्विसेज का, टीडीएस किस में काटेगा सर? रेसिडेंट का टीडीएस काटा जाता है 194 जे में, और फॉरेन कंपनी का टीडीएस काटा जाता है 195 में। दो सेक्शन साथ में लग रहे हैं। पहली बात तो ये जरूरी निकालना है कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट तो बन रही है, रेसिडेंट का टीडीएस किस सेक्शन में काटते हैं? 194 जे में काटते हैं, लेकिन एक फॉरेन कंपनी का टीडीएस किस में काटते हैं? 195 में काटते हैं। किस में काटेंगे? सरकार कहती है अगर कभी भी एक कंपनी के ऊपर फॉरेन कंपनी के प्रोविजंस लग रहे हैं, प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस होने के कारण रेसिडेंट वाले प्रोविजंस भी लग रहे हैं, तो आप फॉरेन कंपनी वाले प्रोविजन लगाओगे, सेक्शन 195 को तवज्जो दोगे, 195 में टीडीएस काटना पड़ेगा। प्यारा इंसान को यहाँ तक आया है तो जरूर टाइम स्टैम्प देके बाकी लोगों के भी हेल्प करवा दे। अब फिर क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये पीजीपी में आ गए। ओह माय गॉड सर, अभी थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, अपने को सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अरे वाह सर! तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड का एक क्वेश्चन है, 115 बीएए के अकॉर्डिंग आपको टोटल इनकम टैक्स निकालना है। ठीक है, आप देखोगे मई 25 में 115 बीएए आया, सितंबर 25 में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजीम आया जिसमें टैक्स भी नहीं निकालना था, लेकिन जैन 26 में टोटल इनकम न्यू रेजीम में, ओल्ड रेजीम में ओल्ड का टैक्स न्यू का टैक्स सब आया है। ठीक है, कहीं न कहीं ये लोग प्रेडिक्ट नहीं है पीजीपी में, आप ये पैटर्न नहीं बोल सकते कि अच्छा लास्ट टाइम ये आया था तो इस टाइम ये आएगा, ऐसा नहीं सोच सकते। अब देखो 1 करोड़ 7 लाख की इनकम है, इसमें वेकेंट लैंड से रिलेटेड रेंट मिला हुआ है। सर वेकेंट लैंड से मिला हुआ रेंट कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाता, इट विल ऑलवेज गो टू आईएफओएस, ध्यान देना। और कहते हैं अगर कभी भी आपको रेंट मिला हुआ है किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से तो ये आईएफओएस में जाएगा, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, सॉरी। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिला हुआ है आईएफओएस में ले जाओ। प्लॉट सेल हो रखा है 8 लाख का, कैपिटल गेन में लेके चले जाओ। अगर कभी भी सब्सिडी से डिविडेंड मिला हुआ है तो इसको भी आईएफओएस में लेके चले जाओ। कहता है अगर आपने स्वच्छ भारत कोष में अगर कोई खर्चा कर रखा है ना, ध्यान देना पहले तो डिसअलाउ होगा और 80 जीबी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने एम्प्लॉइज की पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो 14% आपको अलाउ होता है मैक्सिमम। फिर कहता है आपने एक ट्रांसपोर्टर को 68,000 का पेमेंट कर रखा है, टीडीएस नहीं काटा उस पे। देखो ट्रांसपोर्टर का टीडीएस काटना पड़ता है, लेकिन अगर वो 44 ए वाला ट्रांसपोर्टर है, उसने पैन डिक्लेयर कर रखा है, पैन दे रखा है आपको कि वो 44 ए वाला है, तो क्या उसका टीडीएस काटेंगे? सर उसका टीडीएस नहीं काटते। ठीक है जी। अगर आप किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को कोई डोनेशन करते हो, सर यूनिवर्सिटी को डोनेशन नॉर्मली सेक्शन 35 में अलाउ होता है। लेकिन अगर ये 115 बीएए वाली एंटिटी है तो इसको अलाउ नहीं होता। सर ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कभी भी डिविडेंड अर्न करने के लिए इंटरेस्ट का खर्चा कर रखा है, तो क्या ये अलाउड खर्चा होगा? देखो पीएनएल में तो डिसअलाउ होगा। पीएनएल में तो डिसअलाउड होगा, लेकिन आपको सेक्शन 57 में डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 57 में देखो अगर आप देखोगे मोटा-मोटा आपको डिविडेंड कितना अर्न हुआ था? डिविडेंड 6 लाख का अर्न हुआ था। 6 लाख का आपने डिविडेंड अर्न कर रखा है। इस 6 लाख के डिविडेंड अर्न में से आपको 20% खर्चा मिल जाता है, दैट मीन 1.2 लाख, और इंटरेस्ट पेड 1.5 लाख, व्हिचएवर इज लोअर आपको अलाउ हो जाता है, यानी 1.2 माइनस करके 4.8 लाख रुपीस। 4.8 लाख रुपीस आपको अलाउ हो जाएगा। इतना खर्चा, इतना आपके लिए हाथ पे टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसी में नीचे आपको दे रखा है, आपने पे भी कर रखा है कुछ डिविडेंड, आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा, आपने पे कर रखा है। देखो 4.8 लाख आपका डिविडेंड है, आपने डिक्लेयर कितना किया? 5.8 पे कर रखा है। 4.8 आपको मिला हुआ है, 5.2 आपने पे कर रखा है, तो व्हिचएवर इज लोअर आपको 80 एमएम मिल जाता है, यानी 4.8 आपका 80 एम में भी आपको अलाउ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, प्रिंटर और स्कैनर पे आपने 40% डेप्रिसिएशन दे रखा है और ईपीए बिक्स पे भी 40% दे रखा है। अरे बाबा, प्रिंटर एंड स्कैनर पे तो 40% समझ में आता है, लेकिन ईपीए बेक्स में तो 15% ही मिलना चाहिए ना, तो 15% लेना पड़ेगा, जो डिफरेंस आता है उसको अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। सर हमने ना 34 लाख का एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं किया, तो करना भी नहीं है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि एडिशनल डिप्रिसिएशन 115 बीटा वाले में नहीं मिलता है। फिर कंपनी ना, देखो कंपनी ना एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, 60 रुपए के शेयर्स को ना 90 रुपए में इशू कर रही है, 30 रुपए का मुनाफा कमा रही है सिर्फ और सिर्फ शेयर्स इशू करने में। क्या इस पे कोई टैक्स लगता है क्या? सर आज की डेट में इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई टैक्स नहीं लगता इस पे। उसके बाद टोटल इनकम निकालोगे, टैक्स निकालोगे, सर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोलता है कि देखो 18% आपने पे कर रखा है, अलाउड तो 12% ही होगा।
आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रखा है, पहली बात तो आप अलाउड, पहले बात पॉलिटिकल पार्टी का है, तो पहले तो आप यहाँ पे डिसअलाउ कर दोगे। पॉलिटिकल पार्टी को आपने सॉरी 80,000 रुपीज़ जो कैश में दे रखा है ना, इसको आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। क्या आपको 80 जी मिलेगा कि 80 जीजीसी? नहीं मिलेगा, 80 जीजीसी भी नहीं मिलेगा क्योंकि कैश में पेमेंट कर रखा है। लेकिन अगर आप कभी भी 70,000 रुपए का जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू पे कर रखा है, क्या ये डिसअलाउड होगा? सर खर्चा तो डिसअलाउ होगा। क्या 80 जीजीसी में अपने डिडक्शन मिलेगा? हाँ सर, 80 जीजीसी में मिल जाता है। 80 जीजीसी में डिडक्शन मिल जाता है। फिर कहता है आपने अपने प्रोप्राइटर को, एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को मंथली रेंट दे रही 36,000 रुपीज, 36,000 रुपीज का मंथली रेंट दे रही है, जबकि इस रेंट की फेयर मार्केट वैल्यू ना कुल 15,000 है, यानी 21,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर आपको याद हो, ये जो 21,000 आप एक्स्ट्रा देते हो ना, ये एक डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होता है 48 में। फिर अगर आप कभी भी इनॉग्रेशन के नाम पे फ्री गोल्ड बांट रहे हो, मतलब मैंने एक स्कीम लाई कि अगर कोई भी मेरी दुकान पे आएगा तो मैं उसको 10 ग्राम चांदी फ्री में दूंगा, 10,000 रुपए तक का 10 ग्राम चांदी पहले 10 कस्टमर्स के लिए। ऐसा अगर मैं कोई स्कीम लेके आऊं तो इट इज एडवर्टाइजमेंट, इट इज एब्सोल्युटली अलाउड। सर कई बार क्या होता है, देखो ट्रेडमार्क की बात करूं, एक ट्रेडमार्क की बात करूं, अगर मैं ट्रेडमार्क अगर मैंने खरीद रखा है, से फॉर एग्जांपल 1 सितंबर को, लेकिन ट्रेडमार्क को मैं यूज कर रहा हूं 1 दिसंबर को, देखो हमेशा डेप्रिसिएशन पुट टू यूज के रेट से मिलता है, हमेशा पुट टू यूज के रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है, इसलिए इस केस में हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर एक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यूज करेगा लैंग्वेज के बेसिस पे। एक ट्रस्ट है 200 500 करोड़ 500 लाख की इनकम अर्न कर रही है, और इस 500 लाख में से 200 लाख रुपए ये डोनेट करना चाहते हैं किसी दूसरे अदर ट्रस्ट को। क्या डोनेट कर सकती है? हाँ सर कर सकती है। लेकिन सवाल क्या पूछा? सवाल पूछा कि आप इसको नॉट एज कॉर्पस डोनेट करना चाहते हो, अदर देन कॉर्पस डोनेट करना चाहते हो, तो क्या होगा आपके साथ? अगर कोई भी ट्रस्ट 200 लाख रुपए किसी को डोनेट करना चाहती है अदर देन कॉर्पस, तो 85% का डिडक्शन मिलता है, यानी 170 लाख का डिडक्शन मिलेगा मेरे को, ट्रस्ट को मिल जाएगा। लेकिन अगर यही डोनेशन आप कॉर्पस की तरफ करते हो तो क्या होगा? सर कोई एप्लीकेशन नहीं मिलने वाला आपको, कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिलने वाला है। इसी में इसने थोड़ा चेंज किया। तो ट्रस्ट है, हर साल कुछ पैसा एक्यूमुलेट कर सकती है। अगर आपको सेक्शन याद हो, सेक्शन 11(2) में अगर ट्रस्ट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा एक्यूमुलेट करना चाहे कर सकती है। इस ट्रस्ट ने भी यही किया, पैसा एक्यूमुलेट करना चाहते थे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, करना चाहते थे कर लिया। लेकिन फिर इस एक्यूमुलेट पैसे को इसने डोनेट करना चाहता है, क्या डोनेट कर सकता है क्या? सर नहीं कर सकते। अगर आप इसको डोनेट करते हो तो 11(3) का वायलेशन होता है, 115 बीबीआई में 30% से टैक्स लग जाता है। ट्रस्ट को कॉर्पस में डोनेशन मिला, ट्रस्ट ऐसा क्या करे कि कॉर्पस का डोनेशन एग्जेम्प्ट हो जाए? ऐसा क्या करे? अरे भैया 11(5) की सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा करवा दो, 11(5) की सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा करवा दो। सर ठीक है। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है मिस्टर अमित वाला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अमित वाला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, देखो आपको वीडीए फ्री में मिल रहा है। अगर कभी भी किसी एसएससी को वर्चुअल डिजिटल एसेट फ्री में मिलता है ना, तो फ्री का मिला हुआ वर्चुअल डिजिटल एसेट आपके लिए गिफ्ट बनता है 56 में। 50,000 के ऊपर मिल रहा है तो इट इज गिफ्ट, या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिल रहा है तो डिफरेंस इज योर गिफ्ट। इन एडिशन टू दैट, कभी भी अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचते हो तो उसपे कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। अगर मान लो वर्चुअल डिजिटल एसेट में एक में लॉस है और दूसरे में प्रॉफिट है, तो इस लॉस प्रॉफिट को आपस में सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। और जब कभी अगर आप बेचते हो वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो जो आपको पैसा मिलेगा उस पैसे में आपको टीडीएस कटा हुआ मिलेगा 1% का। इतना ही छोटा सा प्रोविजन है। अगर मान लो इस अमित को 5 लाख रुपए के एनएफटी फ्री में मिले हुए हैं, तो ये गिफ्ट बनेगा। उसने कुछ एनएफटी बेचे हुए, बिटकॉइन बेचे हुए, 30 लाख में खरीदा था, 28 लाख में बेच दिया, तो 2 लाख का लॉस हुआ। प्लस कुछ बिटकॉइन इसने बेचे हुए हैं तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। लॉस और प्रॉफिट अगर दोनों आपस में हो रहा है तो सेट ऑफ नहीं होता है, इस लॉस का कुछ नहीं करेंगे। प्लस अदर इनकम भी है, अमित के हाथ में 6.5 लाख की 13 लाख की इनकम बन रही, इस पे टैक्स लगेगा। इस 1.5 लाख पे तो स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, इस 1.5 लाख में स्लैब रेट टैक्स लगेगा। बाकी इनकम पे ना अपने को 30%, सॉरी 1.5 लाख पे अपने को 30% टैक्स लगेगा, बाकी अदर इनकम पे अपने को स्लैब रेट टैक्स लगाना पड़ेगा। जो आंसर आएगा इस पे 1% टीडीएस भी माइनस करना पड़ेगा, जो भी आपका बिटकॉइन पे कटा हुआ होगा। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अगला सवाल एक छोटा-सा अच्छा सवाल है, एक पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अच्छा सवाल है। एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है? अपने नॉन रेज़िडेंट पार्टनर है करके कोई एक विवेक, उसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है 5 लाख रुपए का, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? अब नॉन रेज़िडेंट पार्टनर को अगर पेमेंट करते हो ना, 31 मार्च 2025, तो भैया सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सिमिलरली यही पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट बाँट रही है, तो प्रॉफिट पे क्या टीडीएस काटना पड़ता है क्या? पार्टनर को कभी प्रॉफिट बाँटते हो, उस पे टीडीएस नहीं काटना पड़ता। किसी दूसरे नॉन रेज़िडेंट पार्टनर को अगर आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेमेंट कर देते हो, अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है तो 30% टीडीएस आपको काटना पड़ जाएगा, क्योंकि स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा सामने वाले के हाथ में। स्लैब रेट टैक्सेबल होगा तो हम मानते हैं 30% इज़ योर स्लैब रेट, 30% टीडीएस काट लेते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो जाती है तो क्या करेंगे? फिर 20% टीडीएस काटना पड़ जाता है। ठीक है? अच्छा, अगर मान लो ऐसे एफटीएस की बात करूँ मैं, एफटीएस में डीटीडबलए का रेट दे रखा है 10%।
डीटीडब्ल्यू में लिखा हुआ है भैया 10% से टीडीएस काटोगे तो क्या 30% 20% लगेगा? नहीं सर, इस केस में फिर 10% ही लगेगा। अगर कभी भी नॉन रेज़िडेंट को पेमेंट कर रहे हो, डीटीडब्ल्यू में लोअर रेट दे रखा है, तो उस लोअर रेट से टीडीएस काटोगे। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या बात आती है? देखो, एक बायर है और ये सेलर है। सेलर ने बोला कि भैया मैं सामान तब बेचूँगा जब तुम मेरे को 3,20,000 रुपीज़ कैश में पेमेंट करोगे, कैश में पेमेंट करोगे। अगर कभी भी कैश पेमेंट करता है कोई बायर तो उसके हाथ में क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं? बायर के हाथ में 40A3 में डिसअलाउड हो जाता है और सेलर के हाथ में 269 एसटी की एक पेनल्टी लगती है। हाँ सर, एक पेनल्टी लग जाती है, इंपॉर्टेंट पेनल्टी लग जाती है। तो सेलर ने बोला एक काम करो, 320 ना देके तुम एक काम करो 160 दे दो मेरे को और 180 2 ट्रांज़ैक्शन में तोड़ के दे दो। 160 नहीं, 140 और 180 दे दो। 1,40,000 और 1,80,000 2 टुकड़ों में दे दो। सेलर के यहाँ पे पेनल्टी लगेगी क्या? नहीं सर, पेनल्टी अब नहीं लगेगी क्योंकि 2 ट्रांज़ैक्शन कर लिए, 2 हिस्सों में बाँट दिया तो अब पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन क्या बायर के हाथ में 48 में डिसअलाउंस होगा? हाँ सर, डिसअलाउंस अभी भी होगा क्योंकि 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट आप कर रहे हो। इतना सही इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है। सुधा शर्मा के ऊपर ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम नहीं है, बस ध्यान देना पड़ेगा कंट्री एम में जहाँ पे डीडीडब्ल्यू नहीं है तो रिलीफ सेक्शन 91 की मिलेगी। यानी जो भी डब्ल्यू टैक्स इनकम है इस पे एवरेज रेट ऑफ टैक्स और फॉरेन टैक्स व्हिचएवर इज लोअर करके निकालोगे आप। और कंट्री एन में क्या है, रिलीफ है तो टैक्सेस पेड इन दैट कंट्री वर्सेस टैक्सेस पेड इन इंडिया, ऐसा करके आपको निकालना पड़ेगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब ये क्वेश्चन है मनन वाला। अब मनन के साथ केस क्या हुआ, सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ आपको। मनन महाशय 1 मार्च 2024 को इंडिया आए हैं। 2024 को इंडिया आए यानी लास्ट ईयर ही आए हुए हैं। यानी इस साल के लिए अगर इंडिया में रह भी गए ना, तो आप रेज़िडेंट तो बनोगे लेकिन हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेज़िडेंट बनोगे। क्योंकि पिछले 4 साल में तो कभी इंडिया में रहे ही नहीं आप। तो पिछले 10 साल में इंडिया में रहे ही नहीं तो कभी एडिशनल कंडीशन को आप फुलफिल कर ही नहीं पाओगे। तो आप हमेशा नॉन रेज़िडेंट ही बनो सॉरी आरएनओआर ही बनोगे। यानी नॉर्मली सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन इनकम ही आपकी टैक्सेबल होगी। तो मनन है इसके लिए सिर्फ़ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी। रेज़िडेंट तो है लेकिन आरएनओआर है। अगर मनन के हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी तो इसके हाथ में कैपिटल गेन आ रहा है 50 लाख रुपए का और बिज़नेस इनकम कोई साढ़े 5 साढ़े 12 लाख की बिज़नेस इनकम है। जो 50 लाख का कैपिटल गेन है ना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में है, जो कि 23 जुलाई के पहले की खरीदी हुई है और सेल हो रही है 23 जुलाई के बाद में और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है मनन के हाथ में, तो यहाँ पे टैक्स रेट में थोड़ा-सा एक बेनिफिट मिलता है, वो यहाँ पे देखने वाला था। कैपिटल गेन 50 लाख रुपए का, बिज़नेस साढ़े 12 लाख रुपए का यानी साढ़े 62.5 लाख की टोटल इनकम है। जब टैक्स निकालने की बारी आएगी ना तो 12.5 लाख पे स्लैब रेट टैक्स लगेगा और जो 50 लाख का कैपिटल गेन है इस पे 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन व्हिचएवर इज बेनिफिशियल एसएससी के हाथ में लेके चलना पड़ेगा। इतना सही पॉइंट है इस क्वेश्चन में। ये टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा-सा अच्छा वाला है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। एक एंटिटी है देखो, एक कंपनी है टीसीएल करके, ठीक है? टीसीएल के लिए एक होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है करके ड्रिफ्ट। अगर ड्रिफ्ट होल्ली ओन सब्सिडी है तो भैया जो भी ट्रांजैक्शन आप होल्ली ओन सब्सिडी करोगे वो वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे करना पड़ेगा। इसने क्या किया, $3 मिलियन का जो 4 मिलियन का सामान था वो 4 मिलियन डॉलर का सामान $3 मिलियन में बेच दिया। यानी अल्टीमेटली $1 मिलियन का आपने नुकसान कर लिया। कन्वर्ट करोगे तो आपको इतना टैक्सेबल करवाना पड़ जाएगा, इतना ऐड होगा इंडियन कंपनी के हाथ में। देखो, टीसीएल ने किससे बोरो किया, देखो टीसीएल ने स्विफ्ट से बोरो किया है। स्विफ्ट करके दुबई की कंपनी है, जो टीसीएल ने स्विफ्ट से बोरो किया हुआ है। कितना बोरो किया हुआ है सर, 220 लाख रुपीस बोरो किया हुआ है और टीसीएल के टोटल एसेट्स कितने हैं, 330। हमने पढ़ा हुआ है अगर लोन टेकन अगर 51% से ज्यादा होता है ना, कभी भी लोन टेकन अगर हमारी बुक वैल्यू की 51% ज्यादा होता है, हमारा लोन टेकन कितना है 220, बुक वैल्यू कितना है 330, यानी अभी 51% ज्यादा का लोन ले चुके हैं हम, यानी कुल मिला के एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगा। थर्ड केस में यही उल्टा हो जाता है, कहता है क्या बोलता है यहाँ पे, अगर एसएससी है, मान लो टीसीएल के पास एक एसएससी है, इसने इन्वेस्ट कर रखा है कहाँ पे, एक टीडब्ल्यूएल में, टीडब्ल्यूएल करके कंपनी है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है 22 करोड़ की कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है, टोटल कैपिटल 92 करोड़ की है, यानी लेस देन 26% होल्ड कर रखा है, यानी एसोसिएट एंटरप्राइज यहाँ पे नहीं बनेगा। इतना करके जाओगे आपके तीनों आरटीपी पूरे आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है ना, जरूर शेयर करना दोस्त लोगों को, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि और अच्छा वीडियो बना सके। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को ताकि अच्छे से हम लोग और वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। More videos coming up. See you guys in the next one. Bye bye. Take care and enjoy studying.